जी हाँ दोस्तों, ये होने वाला है सेमेस्टर 4 माइनर पेपर 2B स्ट्रेस मैनेजमेंट का महासंग्राम वीडियो। और इसमें से जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा बस वही पढ़ करके चले जाओ, उससे एक भी बाहर आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो मैं आपका क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ वो मैंने सिलेबस को भी देखा। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 4 मॉड्यूल में आपका सिलेबस बांटा हुआ है। ठीक है, ये हिंदी में है मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4। ठीक है, टोटल 4 मॉड्यूल में आपका सिलेबस बांटा हुआ, इसको भी मैंने देखा है। प्रीवियस ईयर 2 पेपर मैंने देखा है, क्योंकि पिछले बार 2 सेट हुआ था। फर्स्ट सेटिंग में भी इसका पेपर हुआ था, सेकेंड सेटिंग में भी, और इस बार भी फर्स्ट सेटिंग में होगा और सेकेंड सेटिंग में भी होगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो यही पेपर स्ट्रेस मैनेजमेंट का ही पेपर 2 बार होगा। कुछ स्टूडेंट का फर्स्ट सेटिंग में है, कुछ स्टूडेंट का सेकंड सेटिंग में, जो कि आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, और जो इस बार बुक निकला हुआ ना उस क्वेश्चन को भी मैंने देखा है। सारा चीज़ को मैंने देख करके यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। कुछ बुक में ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में वैसा नहीं पूछते हैं। आप प्रीवियस ईयर जाकर के पेपर देख लेना, या तो मैं इसी वीडियो के लास्ट में आपको मैं दिखा दूंगा, है ना। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों? मॉड्यूल नंबर 1 से आपको केवल ये 3 क्वेश्चन पढ़ के जाना है। तनाव के लक्षण क्या होते हैं, तनाव के विभिन्न दृष्टिकोण का उदाहरण सहित व्याख्या करें, और मानसिक तनाव में तनाव की भूमिका। ठीक, मॉड्यूल नंबर 2 से अभी आपका 3 पढ़ के जाना है। पर्यावरण तनाव क्या होता है, इसका उदाहरण सहित, सामाजिक तनाव क्या है, इसका उदाहरण सहित विवेचना करना है। नेक्स्ट, आधुनिक जीवन में तनाव के प्रमुख स्रोत क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 3 आपका। मॉड्यूल नंबर 3 से अभी आपका 3 क्वेश्चन है। तनाव के प्रभाव को कम करने का तरीका क्या हो सकते हैं, तनाव पर प्रतिक्रिया या जवाब या व्यक्त देना, ये सब हम कैसे समझें। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि तनाव पर जवाब देने के लिए विभिन्न तरीकों का चर्चा करें, या तनाव पर व्यक्त देने के लिए विभिन्न तरीकों पर चर्चा करें, ऐसे दे सकता है। तो तनाव का प्रतिक्रिया बोलो, जवाब बोलो, व्यक्त बोलो, बात एक ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है तनाव सहनशीलता, इसके जगह हम दे देगा सहिष्णुता। ठीक है, सहिष्णुता, ठीक है, को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो मॉड्यूल नंबर 3 से भी आपका 3 क्वेश्चन हो गया, टोटल 9 क्वेश्चन हो गया अभी तक। और मॉड्यूल नंबर 4 से आपका केवल एक क्वेश्चन पढ़ना, योग कैसे तनाव प्रबंधन में सहायक हो सकता है। मतलब अगर हम लोग योगा करेंगे तो हमारा तनाव, जो हमारा स्ट्रेस टेंशन है, वो कैसे कम होता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो टोटल 4 मॉड्यूल से मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताया। ये 10 क्वेश्चन आपको पढ़ के ही जाना दोस्तों, क्योंकि पेपर 2 सीटिंग में होगा, फर्स्ट सीटिंग में भी, सेकंड सीटिंग में भी। मैं चाहता तो 6 क्वेश्चन देता, लेकिन क्या पता आपका एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में होता और वो क्वेश्चन सेकंड सीटिंग में आ जाता। इसलिए ये 10 का 10 पढ़ के जाओ, चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में हो, चाहे आपका एग्जाम सेकंड सीटिंग में हो, इसी के अंदर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो 5 मार्क्स का है 5 मार्क्स के लिए, इसको भी आपको छोड़ना नहीं है। शारीरिक तनाव क्या है, मानसिक या मनोवैज्ञानिक तनाव, दोनों एक ही होता है। ठीक है, ये क्या है, तनाव के प्रकार। हालांकि तनाव का प्रकार आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब तनाव की प्रकार आ जाएगा ना, तो इसी में आप शारीरिक तनाव और मानसिक तनाव लिख देंगे, क्योंकि शरीर तनाव का ही प्रकार है, शारीरिक तनाव और मनोवैज्ञानिक तनाव। ठीक है, तो ये दोनों बस आपको पढ़ लेना। अगर तनाव के प्रकार आ जाएगा तो ये दोनों ही आपको तनाव के प्रकार में लिख देना है। नेक्स्ट, ध्यान का तनाव में क्या महत्व। ध्यान भी एक एक्सरसाइज है, अगर ध्यान करते हैं तो तनाव कैसे कम होता है उसके बारे में बताना है। और विश्राम तकनीक क्या है, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया दोस्तों, बस इतना ही आपको पढ़ के जाना। अब चलिए दोस्तों, मैं एक करके आपको आंसर कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन, तनाव के लक्षण क्या होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को आने से तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% है, आएगा तो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको हम ट्रिक के माध्यम से, हर एक क्वेश्चन की जैसा हम आपको इस वीडियो में भी इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक के साथ आपको बताएंगे। ठीक है, ताकि आपको कंप्लीट समझ में आए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद का वीडियो जो आएगा, इसके बाद का जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम हो सकता है, एक अलग बात है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपका पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, तनाव के बारे में। अब तो फिर तनाव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे दे, तनाव का अर्थ दे दे, इसका लक्षण दे दे, इसका प्रभाव दे दे, ठीक है, इसका उपचार दे दे, तो आपको आंसर ये डालना है। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं दोस्तों इसका पूरा का पूरा हम यहाँ पे ये जो ट्रिक है। ठीक है, तनाव का मतलब होता है टेंशन। जो व्यक्ति टेंशन में आ जाता है, जैसे हम काम नहीं कर पाते हैं, मुझे लगता है अपने आप में बहुत ज़्यादा कमजोरी, तो ये सब व्यक्ति को क्या करता है, तनाव से घेर देता है। वो व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। मतलब तनाव का मतलब होता है टेंशन। अब जब मान लो कि तनाव हो गया, व्यक्ति टेंशन में आ गया, तो उसका क्या क्या लक्षण होता है। तो सबसे पहला लक्षण होता है शारीरिक। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये क्या है। मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक। मतलब जब व्यक्ति टेंशन में आ जाता है, वो तनावग्रस्त हो जाता है, तो सबसे पहले उसका शरीर पर प्रभाव पड़ता है, फिर मानसिक पर यानी मस्तिष्क पर, मन पर प्रभाव पड़ता है, फिर भावनात्मक यानी भावना, उसका विचार, बोलने का विचार, सोचने का विचार, देखने का नज़रिया,
बदल जाता है और उसका व्यवहार में भी बदलाव आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ये सब चीज़ें क्या है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। शारीरिक मतलब शरीर में जो हमारा प्रभाव पड़ता है, मानसिक मतलब जो हमारा मन में, और भावनात्मक जो हमारा विचार में, और व्यवहारिक मतलब जो हमारा व्यवहार में। ठीक है, व्यवहार में जैसे हम गाली किसी को दे रहे थे, हमारा व्यवहार क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो व्यवहारिक में ये चीज़ होता है। अब आते हैं शारीरिक में। तो शारीरिक रूप से हमें सर दर्द होता है। अगर कोई व्यक्ति तनाव में आ गया, टेंशन में आ गया, तो सर दर्द होगा, थकान होगा, हृदय बढ़ना होगा, उसका हृदय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पाचन में दिक्कत होगा, पाचन शक्ति में दिक्कत होगा, हर चीज़ जो खाएगा वो अच्छा से पचेगा नहीं। नींद ना आना, वो व्यक्ति को नींद नहीं आएगा। मानसिक रूप से देखते हैं कि उसका मानसिक रूप से वो क्या तनाव आता है उसका। ठीक है, तो ध्यान ना लगना, किसी भी चीज़ों पर ध्यान नहीं लगेगा, नकारात्मक विचार आएगा उसका मन से, निर्णय लेने में दिक्कत होगा, याददाश्त खो जाएगा, उसका याददाश्त खो जाएगा। अगर कोई भी कुछ बोलता है तो भूल जाता है तुरंत। भावनात्मक में क्या आएगा इसका, चिड़चिड़ापन आएगा, कुछ भी बोलोगे तो तुरंत चिड़चिड़ा जाएगा, लोगों से बात करने में उसको दिक्कत होगा। उदासी, हमेशा उदास रहेंगे। आत्मसम्मान ना होना, आत्मसम्मान ना होना मतलब उसे कोई भी काम करेगा ना तो उसको खुद पर विश्वास नहीं होगा कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, खुद पर विश्वास नहीं होगा, वो आत्मसम्मान खो देता है। चिंता होने लगता है। व्यवहारिक में आ जाएगा हमारा भूख, कभी कभी किसी व्यक्ति को तनाव में ज़्यादा भूख लगता है तो किसी किसी को कम लगता है। नशीला पदार्थ, ठीक है, नशे का लत लग जाता है। देखते होंगे व्यक्ति टेंशन में आकर के नशा क्या करता है, नशा का प्रयोग कर लेता है। समाज से दूरी बना लेता है, तो मुझे समाज से कोई मतलब नहीं, ऐसे। कम काम में मन ना लगना, पढ़ाई में मन ना लगना, ये हमारा व्यवहारिक हो जाता है, जो हमारा व्यवहार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पहला क्वेश्चन, इससे आपका नीचे का सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बस अगर ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लोगे ना तो नीचे के जितने सारा क्वेश्चन है सबका सब समझ में आ जाएगा। हम वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं तनाव के लक्षण क्या होते हैं। हो सकता है क्वेश्चन आपको अलग तरीका से भी दे दे कि तनाव का अर्थ बताइए और इसका लक्षण, या तनाव के कारण लक्षण, या तनाव से बचने के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। किसी भी तरीका से आंसर आपको ये लिखना है। ठीक है, तनाव का अर्थ तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, तनाव का अंग्रेजी शब्द स्ट्रेस होता है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खिंचाव या टेंशन। स्ट्रेस जो कि आप लोग बुक का आने का आपका ये जो विषय है, सब्जेक्ट है, इसी का नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो तनाव का अंग्रेजी शब्द क्या होता है, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस, और इसका मतलब होता है खिंचाव या तो फिर टेंशन होता है। ठीक है, तनाव एक मानसिक स्थिति है ना, मानसिक, ये हमारा मतलब क्या करता है, पूरा रूप से शरीर को निचोड़ देता है। मानसिक स्थिति है, ये कोई दिखने वाला चीज़ नहीं है कि आपको दिखेगा, ये मन में रहता है, ये मानसिक अंदर से हमको खोखला कर देता है। जिसमें कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के पहले, यानी कोई व्यक्ति काम करने से पहले या तो काम करते समय या काम करने के बाद खिंचाव या टेंशन अनुभव करता है, वही हमारा तनाव कहलाता है। जब व्यक्ति क्या करता है, काम करने से पहले ही या तो काम करते करते समय या काम करने के बाद अपने आप को टेंशन में या खिंचाव महसूस करेगा, वही हमारा तनाव है। चाहे कोई काम वो मजदूर का काम कर रहे हो, चाहे वो पढ़ाई का काम कर रहे हो, चाहे वो किसी को पढ़ा रहे हो, कोई भी काम कर रहा है, अगर उससे पहले या उस काम को करते समय या करने के बाद अगर वो किसी भी प्रकार का टेंशन या तनाव, खिंचाव का अनुभव कर रहा है, मतलब वो तनाव से ग्रस्त व्यक्ति है। उसको क्या पाया गया, तनाव पाया गया, मतलब वो तनाव से ग्रस्त व्यक्ति है ना, उसको हम लोग तनावग्रस्त व्यक्ति कह सकते हैं। इसी का एक पॉइंट यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हमें तनाव का महसूस तब होता है ना जब हम किसी दबाव में काम करते हैं, जब किसी दबाव में आकर के काम करते हैं तो हमें तनाव होने लगता है और उस काम को करने में असमर्थ महसूस करते हैं। मतलब तनाव में आके काम करते हैं और उस काम को हम कर भी नहीं पाते हैं तो मुझे तनाव महसूस होता है। हालांकि थोड़ा तनाव होना हमारा शरीर के लिए क्या है, अच्छा होता है, थोड़ा सा तनाव होना अच्छा होता है। ठीक है, बट अत्यधिक या लंबे समय तक तनाव हानिकारक होता है। अगर थोड़ा मोड़ा तनाव हो रहा है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा तनाव होता है, अलग बात है। लेकिन आप डेली डेली पढ़ रहे हो, समझे में नहीं आ रहा तो ये आपका बीमारी का कारण हो सकता है, हानि आपको पहुंचा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा तनाव जरूरी है शरीर के लिए। ठीक है, और पूरा अगर तनाव हो रहा है तो इसका मतलब इलाज कराना आपको जरूरी है। इलाज अब इसका कोई डॉक्टरी से नहीं होगा। ठीक है, आगे आपको सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, इसी के साथ आगे पॉइंट है। ठीक है, देखिए, जब व्यक्ति के सामने कोई ऐसी समस्या या परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, जिससे वह उस समस्या का समाधान नहीं कर पाता है और वह अपने आप को असमर्थ समझता है तो वह तनावग्रस्त हो जाता है। ठीक है, जब व्यक्ति के सामने क्या होती है, कोई समस्या, परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है ना, जिससे वह उस समस्या का समाधान नहीं कर पाता है तो वह अपने आप को क्या समझता है, असमर्थ, कि मैं ये तो नहीं कर पाऊंगा यार, हमसे नहीं होगा। ठीक है, तो वह मतलब क्या है कि वह व्यक्ति तनावग्रस्त है, वो सिर्फ सोच रहा है, नहीं कर पा रहा वो चीज़ों को, उसके बस की बात नहीं है, ऐसा वो खुद को सोच रहा है। ठीक है, अब देखते हैं तनाव के लक्षण। तो तनाव के प्रमुख निम्नलिखित लक्षण है, शारीरिक रूप से तनाव, मानसिक तनाव, भावनात्मक तनाव, ठीक है, और व्यवहारिक तनाव। अब देखते हैं शारीरिक तनाव, जो हमारा शरीर में तनाव आता है। ठीक है,
शारीरिक तनाव का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। शारीरिक तनाव का जो प्रभाव हमारे कहाँ पड़ता है? शरीर पर पड़ता है। नीचे से बात है शरीर पर पड़ेगा, जिसका निम्नलिखित लक्षण होता है। देखिए, सर दर्द करेगा। शारीरिक तनाव जब आपका होगा तो इससे सर दर्द करेगा, तो समझ आना ये मेरा शारीरिक तनाव है। थकान होगा, हृदय गति बढ़ेगा आपका, पाचन संबंधित समस्या होगा, नींद नहीं आएगा। ठीक है, ये शारीरिक तनाव हो गया आपका। एक का करके देखते हैं। सर दर्द, एक बार वीडियो देखोगे दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आपको जो मैंने वो चार्ट दिया वो याद कर लेना है। तनाव के कारण बार बार सर दर्द हो सकता है, जिसके कारण मांसपेशियां, जो हमारे शरीर की मांसपेशियां है ना, उसमें तनाव आ सकता है। साथ ही इसके कारण पाचन तंत्र की समस्या भी क्या हो सकती है? उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, थकान। तनाव में व्यक्ति खुद को हमेशा थका हुआ महसूस करता है। क्या मतलब? खुद से उसको लगता है कि मुझे क्या हो रहा है? थकावट हो रहा है। यह शारीरिक और मानसिक थकावट दोनों के कारण हो सकता है। यानी जो शरीर में थकावट होता है वो मानसिक रूप से भी थकावट हो सकता है। ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वहाँ तो काम नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं मन से, तब भी थकावट आ सकता है, या शारीरिक या मानसिक किसी भी रूप से थकावट होता है। साथ ही नींद पूरी ना होना भी थकान का महसूस करवाता है। अगर आपको नींद पूरा नहीं आप ले रहे हैं, जितना आपको पर्याप्त मात्रा में नींद लेना चाहिए, अगर नींद नहीं ले रहे हैं तब भी आपको थकावट की महसूस होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हृदय गति बढ़ना। ठीक है, हृदय गति बढ़ाना, यानी कि जो अगर आप कोई व्यक्ति तनाव में आ गया ना तो उसका हृदय गति बढ़ जाएगा, जैसे कि धड़धड़ाहट जैसा लगता है। ठीक है, आप दौड़ते हैं तो आपको कैसे हृदय का गति बढ़ जाता है। ठीक है, वैसे ही तनाव व्यक्ति का भी क्या होता है? हृदय गति बढ़ जाता है। तनाव की स्थिति में व्यक्ति का हृदय गति सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। जितना सामान्य हमारा हृदय धड़कता है उससे क्या हो जाता है? अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है पाचन संबंधित समस्या। तनाव का असर यहाँ लिखा गया। ठीक है, तनाव का असर पाचन तंत्र पर भी होता है, जैसे पेट में दर्द, गैस बनना, कब्ज बनना, ये सब मतलब पाचन से संबंधित जितने सारे समस्या हैं वो सब भी उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट है नींद न आना। तनावग्रस्त व्यक्ति को कभी कभी नींद भी नहीं आएगा। ठीक है, आप देखते होंगे जब आप टेंशन में रहते होंगे तो आपको नींद ही नहीं आता होगा, क्यों? अरे मुझे तो नींद ही नहीं आ रहा, मुझे टेंशन में है, हम टेंशन में, मुझे नींद ही नहीं आ रहा है ना। तो ये चीज़ें, मानसिक तनाव जो हमारा मस्तिष्क से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो मानसिक तनाव में हमारे मस्तिष्क की कार्य क्षमता ठीक से नहीं हो पाती है, ना हम अच्छे से सोच पाते हैं, ना तो हम कुछ कर पाते हैं, मतलब हमारा मस्तिष्क अच्छे रूप से काम नहीं करता है, जिससे मानसिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। मानसिक तनाव के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। पहला, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, नकारात्मक विचार आएंगे, निर्णय लेने में कठिनाई होगा, अदास में समस्या हो जाएगा। अब देखते हैं एक करके सारा। ठीक है, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। देखो, तनाव के समय व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, किसी भी कार्य में ध्यान नहीं लग पाता है। जब व्यक्ति का ध्यान केंद्रित नहीं होगा ना तो टीचर पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से वहाँ नहीं देख पाएंगे, समझ ही नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहे नहीं बोल रहे, तो वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, कोई भी चीज़ों पर वो मन नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नकारात्मक विचार। उसके मन में हमेशा गलत विचार आएंगे। तनावग्रस्त व्यक्ति को लगातार तनावग्रस्त विचार आता रहता है। ठीक है, नकारात्मक विचार क्या होता है? आते रहता है, और यह विचार अंधेरा भविष्य में ले जाता है। ठीक है, यहाँ लिखना है तनावग्रस्त व्यक्ति को लगातार, यहाँ पे आपको नकारात्मक लिखना है। ठीक है, कि तनावग्रस्त व्यक्ति को लगातार नकारात्मक विचार आता रहता है और यह विचार अंधेरा भविष्य में उसे ले जाता है। अगर आप गलत सोचते रहेंगे तो आप अच्छा ही नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे आपका जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाएगा। और नकारात्मक विचार व्यक्ति को और तनाव में ले जाता है। अगर आप नकारात्मक विचार सोच रहे हैं तो धीरे धीरे और आप तनाव में चले जाएंगे और टेंशन में चले जाएंगे। निर्णय लेने में कठिनाई। जब व्यक्ति तनाव में होता है ना तो वह सही निर्णय नहीं ले पाता है, क्योंकि उसका मस्तिष्क सही रूप से कार्य नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अदास में समस्या। वो उसका अदास में समस्या उत्पन्न होने लगती है, वो चीज़ों को भूल जाते हैं तुरंत, नहीं बोलते हैं आपका अदास खो गया, आप चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं। तनाव में व्यक्ति आने के कारण वह व्यक्ति छोटी छोटी बातें भूलने लगता है, क्योंकि उसका अदास कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं भावनात्मक तनाव। तनाव का भावनात्मक पर भी क्या होता है? असर पड़ता है। ये जो तनाव है हमारा वो भावनात्मक तनाव पर भी क्या पड़ता है? असर पड़ता है। इसका प्रमुख लक्षण हमारा चिड़चिड़ापन। ठीक है, चिड़चिड़ापन, उदासी, आत्मसम्मान में कमी, चिंता। अब देखते हैं ये सब चीज़ें क्या है। देखिए, पहला देखते हैं चिड़चिड़ापन। तनाव के कारण व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जा सकता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर चिड़चिड़ापन की भावना उत्पन्न हो जाती है, वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर सकता है और दूसरों के साथ संबंध खराब कर देता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है उदासी। ठीक है, उदासी, दूसरा पॉइंट क्या? उदासी। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति को उदास की स्थिति में देखा जा सकता है। जो तनाव से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं ना वो तनाव में रहते हैं, हमेशा उदासी में रहते हैं। वो व्यक्ति खुद को निराशा और अकेला महसूस करता है, लगता है कि मैं खुद, मतलब कभी खुशी नहीं चमकता उनके शरीर पर। ठीक है, हमेशा
वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जिसके कारण उसका स्वभाव खराब हो जाता है, धीरे धीरे उसका स्वभाव खराब होते चला जाता है। ठीक है, यानी सकारात्मक से वो उसका स्वभाव धीरे धीरे नकारात्मक में होने लगता है। नेक्स्ट, आत्मसम्मान में कमी। वो खुद के विश्वास को खो देता है, अपने आप पे उससे विश्वास हट जाता है कि मैं ये चीज़ को कर सकता हूँ, ऐसा विश्वास ही नहीं होता उसको। तनाव के कारण व्यक्ति का आत्मसम्मान घट सकता है, उससे यह महसूस हो सकता है कि वह कुछ भी सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। उसे लगेगा कि वो कुछ भी करेगा ना, उसको लगेगा आज मैंने कुछ किया ही नहीं, आज मैंने सही कुछ नहीं किया। ठीक है, ऐसा उसको महसूस होने लगेगा, अपने आप पे उसको विश्वास नहीं होगा। चिंता, तनाव से ग्रस्त व्यक्ति लगातार चिंता में रहता है। ठीक है, अब देखते हैं व्यवहारिक तनाव, उसका व्यवहार में क्या बदलाव आता है। तो इसका भी निम्नलिखित लक्षण है, अत्यधिक या कम भूख लगना, कभी कभी ज़्यादा भी भूख लग जाता है किसी को तनाव में, किसी को कम लगता है। नशे की लत पड़ सकता है, समाज से दूरी बन सकता है उसका। कम काम या पढ़ाई में ध्यान ना लगना, उसको काम में या तो फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। अत्यधिक या कम भूख, ठीक है, यहाँ पे काम लिखा गया कम, ज़्यादा या तो फिर कम भूख। ठीक है, तनाव के कारण कुछ लोग अत्यधिक भोजन करने लगते हैं, जबकि कुछ की भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है। अत्यधिक भूख लग जाता है किसी को तनाव में आकर के, तो फिर किसी को तनाव में आकर के कम भूख लगता है। यह व्यक्ति के स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकता है, किसी को कोई ज़्यादा खा रहा है, कोई कम खा रहा है। नॉर्मल खाइए ना, तो इससे क्या होता है, बैलेंस बना रहता है। अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं, कम खा रहे हैं, तो शरीर को क्या होता है, नुकसान होता है। नशे की लत पड़ सकता है, कुछ लोग तनाव से निपटने के लिए शराब जैसे नशीले दवा का सहारा लेते हैं, यानी कि नशीले जो शराब होते हैं इसका प्रयोग करते हैं। यह हमारे स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। नशा का प्रयोग अगर करोगे आप लोग, नशा की लत लगेगा तो निश्चित हमारा स्वास्थ्य क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा और हम बिल्कुल अस्वस्थ हो जाएंगे। समाज से दूरी, तनावग्रस्त व्यक्ति हमेशा समाज से दूरी बना करके रखता है, उसे समाज में अच्छा ही नहीं लगता, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आता है समाज में, किसी लोगों के साथ मिलना जुलना बातें करना अच्छा ही नहीं लगेगा, है ना, उसे किसी से मिलने जुलने में अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट है काम या पढ़ाई में ध्यान ना लगना, उसे काम में या तो पढ़ाई में किसी प्रकार का ध्यान नहीं लगता है। तनावग्रस्त व्यक्ति का काम में मन नहीं लगता है और साथ ही उसके पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, वह छोटे छोटे बातों को भूलने लगता है, चीज़ों को याद नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तनाव का प्रभाव। अब देखिए दोस्तों, मान लो कि हम तनाव में हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर क्या क्या लक्षण आ सकता है वो तो आप लोगों ने देख लिया। अब तनाव का प्रभाव क्या पड़ सकता है, अगर व्यक्ति हमेशा से तनावग्रस्त है तो उसके अंदर क्या प्रभाव आ सकता है। तो यदि तनाव के लक्षणों को समय रहते अगर पहचाना नहीं जाए और उसका सही से इलाज नहीं किया जाए तो यह मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। हमें मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से क्या कर सकता है, बीमार कर सकता है। देखते हैं तनाव का समाधान क्या है, जिसको उपचार भी बोलते हैं। ठीक है, उपचार मतलब समाधान। तो तनाव से निपटने के लिए कुछ उपाय निम्नलिखित हो सकते हैं। ध्यान और योग करना, ध्यान मतलब और योग ये दोनों एक्सरसाइज है। अगर ध्यान और योग करोगे ना तो आपका मन बिल्कुल शांति लगेगा, सकारात्मक विचार आएगा। प्रतिदिन व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, सभी कार्य को समय पर करना, दूसरों से सहायता लेना, अगर कुछ आपसे नहीं हो रहा है तो दूसरे से सहायता लीजिए ताकि आपको इंसल्ट ना लगे, अपने आप में बुरा महसूस ना हो। ठीक है, तो ये सब काम करके हम क्या कर सकते हैं, तनाव जो हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है उससे हम क्या कर सकते हैं, निपटारा कर सकते हैं। आते हैं निष्कर्ष पे। तनाव वाले व्यक्ति का इलाज बातों के जरिए या उसके दोस्त या साइकोलॉजिस्ट आदि के जरिए से करवाना चाहिए। देखो कह रहा है कि तनाव वाले व्यक्ति का ना अगर इलाज करवाना है, अगर कोई व्यक्ति तनाव में है तो उसका जरिया क्या है पता है, तो इसको बातों के जरिए उससे आप बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए उसको। ठीक है, मीठे मीठे बात कीजिए, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब बातों से, या उसके दोस्त से, उसके दोस्तों से मिलवा सकते हैं। दोस्त भी रहेंगे तो उसको हमेशा बात वगैरह करते रहेंगे। ठीक है, तो हमेशा टेंशन वगैरह में नहीं रहेंगे। या तो फिर साइकोलॉजिस्ट आदि के जरिए क्या करवा सकते हैं हम उसको, उसके अंदर जो वो तनाव जो तनावग्रस्त है, ठीक है, जो मतलब टेंशन में है, वो सब चीज़ों को हम उसका हटा सकते हैं। तनाव को दूर किया जा सकता है ये सब चीज़ों से, बात करके, उसके दोस्तों से या तो फिर साइकोलॉजिस्ट से आदि, ये सब चीज़ों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उसके तनाव को दूर किया जा सकता है। लोगों को चाहिए कि अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या तनाव से जूझने वाले व्यक्ति का मजाक ना उड़ाएं। हम लोगों को हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि जो व्यक्ति तनाव में जी रहे हैं उसको हमको क्या करना चाहिए कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए उसका, ठीक है, बल्कि उसको साथ देना चाहिए, बल्कि उसकी सहायता करें। ठीक है, इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन खत्म होगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, तनाव के विभिन्न दृष्टिकोण के उदाहरण सहित व्याख्या करें।
जी हाँ दोस्तों, हर एक क्वेश्चन की जैसा इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल मैं ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है कि तनाव के विभिन्न दृष्टिकोणों का उदाहरण सहित व्याख्या करना है। मतलब तनाव के अलग अलग दृष्टिकोण भी देना है और उसके साथ साथ एक एक उदाहरण भी देते जाना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आपको पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था कि तनाव का अर्थ होता है टेंशन। जो व्यक्ति टेंशन में होता है उसी को हम लोग बोलते हैं तनाव। ठीक है, अब उसका अलग अलग प्रकार हो सकता है टेंशन लेने का, वही हमारा तनाव है। अब तनाव का अलग अलग दृष्टिकोण, ये दृष्टिकोण का मतलब क्या है? दृष्टिकोण का मतलब ये है कि तनाव व्यक्ति के पास कैसे आता है, कहाँ कहाँ से आता है, तो इसके प्रति अलग अलग दृष्टिकोण दिया गया। जैसे सामाजिक दृष्टिकोण हो गया, तो सामाजिक दृष्टिकोण में ये बताया गया कि जो तनाव है ना, तो समाज में जो लोग हैं ना, तो उसके ऊपर रिश्तों का बोझ होता है, रिश्तों का दबाव होता है, दोस्तों का दबाव होता है, तो उस वजह से टेंशन होता है, उस वजह से तनाव होता है। तो कहीं ना कहीं जैविक दृष्टिकोण का और से ये मानना है ना कि जैविक मतलब जो हमारे अंदर प्रतिक्रियाएं होती है, जैसे हम लोग कहीं अगर मान लो कि गिर जाते हैं तो हमारा अंदर की जो क्रियाएं होती है वो कितना तेज हो जाता है, हमारा धड़कने लगता है। ठीक है, तो हृदय जो हमारा वो धड़कने लगता है, तो हमारे अंदर की वहाँ पे क्रियाएं काम करती हैं। ठीक है, हम तनाव में आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारे क्या होती है, हमारे अंदर जो क्रियाएं होती है वो तुरंत एक्टिविटी हो जाती है। हम लोग कहीं गिर जाते हैं, अगर कहीं आपको चोट लग जाता है तो फटाक से आपको माथा उधर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया जैविक क्रियाएं जो हमारे अंदर हार्मोन के माध्यम से होता है, हमारा हार्मोन उत्पन्न होता है। हम लोग कहीं गिर जाते हैं, ठीक है, तो हमारे एक तरह से क्या होता है, वहाँ पे हार्मोन उत्पन्न होता है और उसके माध्यम से हमें तनाव देखने को मिलता है और उसके माध्यम से तनाव कम भी किया जाता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होती है, जो हमारे हार्मोन बनती है वो हमारे शरीर को क्या करती है, बचाने का काम करती है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ये सोचने की तरीका बताइए कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपके अंदर तनाव बनेगा। जैसे आप टेस्ट देने जा रहे हो और पहले ही अगर सोच लोगे कि नहीं लगता कि हम फेल हो जाएंगे, जबकि आप ऑलरेडी पूरा पढ़े हैं, पास हो सकते थे, फिर भी आपके मन में क्या लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपके मनोवैज्ञानिक तनाव है, जिसकी वजह से आप तनाव में फंसे हुए हैं अपने सोच की वजह से। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, ये भी आपका सोचने से ही रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण, जैसा आपका व्यवहार रहेगा, ठीक है, जैसा आपका व्यवहार रहेगा वैसा ही आपका तनाव उत्पन्न होगा। ठीक है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण। पर्यावरणीय दृष्टिकोण मतलब जैसे मान लो कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, भीड़ है, प्रदूषण फैला हुआ है, तो वहाँ पे रहते रहते धीरे धीरे आपको बोर लगने लगेगा, आप तनाव में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पर्यावरणीय दृष्टिकोण। फिर है प्रबंधन और उपचार दृष्टिकोण। इसमें यह बताया गया कि जितने भी तनाव होता है ना, उसको कैसे प्रबंधन और उपचार किया जा सकता है, मतलब उसको कैसे हम लोग सही कर सकते हैं। तो योग करके, एक्सरसाइज करके, शांति दिमाग से हम लोग क्या कर सकते हैं, तनाव को हटा सकते हैं। मतलब तनाव का जो अलग अलग दृष्टिकोण है ना, वो दिया गया अलग अलग दृष्टिकोण से और से। ठीक है, कि हमारे जो तनाव उत्पन्न होते हैं ना, वो कैसे तनाव उत्पन्न होते हैं, इसका दृष्टिकोण क्या है। तो एक सामाजिक दृष्टिकोण बताया गया है, जैविक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, व्यवहारिक दृष्टिकोण, पर्यावरणीय दृष्टिकोण और प्रबंधन और उपचार दृष्टिकोण। ठीक है, अब आते हैं नीचे। ठीक है, तनाव के विभिन्न दृष्टिकोणों का उदाहरण सहित व्याख्या करना। देखिए, तनाव एक जटिल प्रक्रिया है जिसे विभिन्न दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है ना। तनाव को हम लोग अलग अलग दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से तनाव कैसे आता है, जैविक दृष्टिकोण से तनाव कैसे आता है, अलग अलग दृष्टिकोण से हम लोग समझेंगे कि तनाव क्या होता है। ठीक है, कैसे आता है। तनाव का कारण, प्रभाव और समाधान के तरीके सभी व्यक्तियों में अलग अलग हो सकते हैं। देखो, जो तनाव का कारण है, तनाव आने का कारण, तनाव का जो प्रभाव पड़ रहा है सो, और तनाव को समाधान करने, उसका इलाज करने का जो तरीका सभी व्यक्तियों में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, देखते हैं तनाव के विभिन्न दृष्टिकोण। एक सामाजिक दृष्टिकोण, जैविक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, व्यवहारिक दृष्टिकोण, पर्यावरणीय दृष्टिकोण और प्रबंधन और उपचार दृष्टिकोण। अब एक करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे और उसका उदाहरण भी हम लोग देखेंगे साथ में। ठीक है, सबसे पहले तो समझते हैं सामाजिक दृष्टिकोण, जो समाज से रिलेटेड रहेगा, सीधा सीधी बात है। तो सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार तनाव सामाजिक और सांस्कृतिक से उत्पन्न होता है। यानी सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार से अगर हम बात करें ना, तो जो तनाव है वो हमारा सामाजिक और संस्कृति से उत्पन्न होता है। सॉरी, संस्कृत लिखा गया, संस्कृति से उत्पन्न होता है। ठीक है, सामाजिक और संस्कृति से उत्पन्न होता है। सामाजिक दबाव बनता है हमारे ऊपर, समाज क्या बनता है, दबाव बनता है, चाहे दोस्तों की दबाव हो, सामाजिक के अंडर कौन आता है, चाहे आपका दोस्त का दबाव हो, कोई फैमिली का दबाव हो, कोई लड़का का दबाव हो, कोई लड़की का दबाव हो, किसी भी तरीके से अगर आपके ऊपर दबाव हो, रिश्तों की समस्या हो, आपके घर परिवार का आपके ऊपर समस्या बना हुआ है, और भी कोई अन्य चुनौतियां हैं, ठीक है, तो तनाव के सामान्य कारण हो सकते हैं। तो ये सभी आपका सामाजिक तनाव के कारण बन सकते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण यह मानता है, यानी सामाजिक दृष्टिकोण के अंतर्गत ये मानते हैं ना, ये जो सामाजिक दृष्टिकोण है वो यह मानता है कि तनाव केवल व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि सामाजिक वातावरण का भी इस पर प्रभाव पड़ता है।
यानी कि जो हमारे ऊपर तनाव है ना, वो सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है कि हमारा अपना खुद का पर्सनल ही तनाव हमारे अंदर आता है। जैसे मान लो कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने बारे में, तब तनाव आता है। नहीं, कहीं ना कहीं हमारे अपना व्यक्तित्व छोड़ करके कहीं दूसरे लोगों का भी हमारे ऊपर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर तनाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं इसका सामाजिक वाला। ठीक है, पवन एक बड़े शहर में रहता है और एक कंपनी में काम करता है। वह अपने काम के दबाव और समय सीमा के कारण तनावग्रस्त है। मतलब वह अपने काम को लेकर के, समय को लेकर के कि इतना समय में इतना काम हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ को सोच करके वो क्या है, यानी कि वो तनावग्रस्त है, क्योंकि वह अपने परिवार और दोस्तों से दूर रहता है। वह अपने परिवार और दोस्तों से क्या रह रहा है, दूर रह रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि देखिए सामाजिक दृष्टिकोण, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि देखिए पवन जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, अब ये बड़े शहर में काम करता है तो इसके ऊपर तनाव कैसे उत्पन्न होता है, क्योंकि वो समाज से दूर रह रहा है। ठीक है, समाज से क्या कर रहा है, दूर रह रहा है, अपने घर परिवार से दूर रह रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक सामाजिक दृष्टिकोण से वो तनाव उत्पन्न हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए जैविक दृष्टिकोण। जैविक दृष्टिकोण से हम तनाव के कारणों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। देखिए जैविक दृष्टिकोण में ये बताइए कि हम तनाव के कारणों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हालांकि हर दृष्टिकोण में जितना दृष्टिकोण दिए गए सबके माध्यम से हम लोग तनाव के कारणों को समझ सकते हैं ना। हम तनाव से संबंधित बीमारियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जब व्यक्ति किसी तनावपूर्ण स्थिति का सामना करता है, जब व्यक्ति के पास कोई भी तनावपूर्ण स्थिति हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, चाहे कोई चीज़ सोच रहा हो, ठीक है, अच्छा तो फिर कुछ समझ नहीं आ रहा उसको, मतलब किसी भी तरीका से अगर वो क्या है, वो तनाव में है, तो शरीर में कुछ हार्मोन बनती है। ठीक है, शरीर में क्या होती है, कुछ हार्मोन बनती है, जिसके माध्यम से पता चलता है कि वो किस में है, तनाव में है। और यह हार्मोन शरीर को तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, और शरीर में जो हमारे हार्मोन बनते हैं वो हमारे क्या करते हैं, शरीर को तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए, उसके निपटने के लिए क्या होते हैं, वो तैयार होते हैं। जैसे अचानक, अभी देखिए यहाँ पे उदाहरण हम लिए। ठीक है, जब हम किसी अचानक दुर्घटना का सामना करते हैं, जब अचानक कहीं दुर्घटना में फंसते हैं, तो हमारा हृदय गति तेज हो जाता है। आप लोग देखते होंगे आपका हृदय तेज हो जाता होगा। ठीक है, और हमारा शरीर उस स्थिति से निपटने के लिए तैयार हो जाता है, और उसी टाइम हमारा शरीर क्या होता है, उस स्थिति से निपटने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके बीच में तनाव उत्पन्न हुआ था, जब आप दुर्घटना से ग्रस्त हो रहे थे, उस टाइम आपके अंदर क्या हो रहा था, तनाव की भावना उत्पन्न हो रहा था, आप तनावग्रस्त हो गए थे, लेकिन आपका शरीर उसी टाइम निपटने के लिए क्या हो गया था, तैयार हो गया था, है ना। यह एक क्या है, जैविक प्रक्रिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैविक प्रक्रिया, जो आपके अंदर से होती है। ठीक है, ये क्या हमारा एक जैविक प्रक्रिया है। कहीं ना कहीं आप जब क्षतिग्रस्त हुए हैं, आपको चोट लगा होगा, जो भी हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं आप क्या थे, तनाव में थे उस टाइम, लेकिन आपका शरीर ने उस समस्या को क्या कर दिया, निपटारा कर दिया। ठीक है, आगे देखिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार तनाव व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उसकी सोचने की प्रक्रिया से संबंधित है। जो मनोवैज्ञानिक है ना, वो मनन करना मतलब सोचना, विचारना, इससे संबंधित है। ठीक है, किसी स्थिति को व्यक्ति कैसे देखता है, उसके बारे में कैसा सोचता है, उसकी प्रतिक्रिया कैसी होती है, उसके प्रति वह कैसा सोचता है ना। कोई भी चीज़ों के प्रति वो उस चीज़ को किस प्रकार से देख रहा है, उसका प्रतिक्रिया उसके प्रति कैसा है ना, वो उसके बारे में क्या सोच रहा है, यह उसके मानसिक तंत्र पर निर्भर करता है ना, कि वह किस प्रकार से उसके बारे में सोच रहा है। तनाव अक्सर तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों का सामना करता है। देखिए जब तक वो सोच रहा है कोई चीज़ों का तब तक ठीक है, लेकिन मान लो कि उसकी परिस्थितियों से वो चीज़ बाहर है, उसके नियंत्रण से क्या वो चीज़ बाहर है, वो चीज़ों के बारे में वो सोच रहा है। ठीक है, उसके नियंत्रण से वो जब बाहर की परिस्थितियों का सामना करता है तब वो कहाँ, तनाव में फंस जाता है। और जो उसके नियंत्रण के अंदर ही होता है ना, उसमें वो तनाव में नहीं फंसते हैं। जब उसके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं तब वो क्या करने लगते हैं, तनाव उसके अंदर उत्पन्न होने लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझिए, एक व्यक्ति रोहन है जो एक बड़े घराने में काम करता है, एक बड़े घर में काम करता है। वह अपने काम के दबाव और समय सीमा के कारण तनावग्रस्त हो गया है। वह अपने काम को लेकर के, है ना, अपने समय सीमा को लेकर के वो तनावग्रस्त हो गया है। रोहन को लगता है कि वह अपने काम को समय पर पूरा नहीं कर पाएगा। ऐसा इसको लग रहा है कि अपने काम को पूरा समय पर वो नहीं कर पाएगा और इससे उसकी नौकरी खतरा में पड़ सकता है, फिर उसको बाहर निकाल दिया जा सकता है। ठीक है, यह विचार उसके तनाव को बढ़ाता है। अब देखिए ये कहीं ना कहीं अपने मन से एक जो इसके अंदर है नियंत्रण करने की भावना, इससे ये कहीं ना कहीं ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर ये सोचते हैं कि चलो भगा दिया जाएगा ना तो हम कहीं दूसरी जगह जॉब कर लेंगे, तो ये होगी इसका नियंत्रण के अंदर,
की परिस्थिति। लेकिन जब ये सोच रहे हैं कि हमें भगा दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इससे परे है, इससे बाहर की परिस्थिति है, इससे कंट्रोल होना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो जो ये परिस्थितियाँ इस प्रकार का बनता है ना, भले ये काम कर लेता टाइम पर या नहीं कर लेते, एक अलग बात है, लेकिन ये पहले से ही सोच रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं डर महसूस हो गया पहले ही। तो यही हमारा हो जाता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कि आप किसी भी चीज़ों के बारे में किस प्रकार से सोचते हैं। शायद ये सकारात्मक चीज़ अगर सोचते हैं कि हम कर लेंगे तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो तनाव भी उत्पन्न नहीं होता। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के अनुसार तनाव का मुख्य कारण व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति सोचते हैं और समझते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण में क्या होता है, व्यक्ति को सोचने और समझने की क्षमता होती है इसमें, कि व्यक्ति किस प्रकार से सोच रहा है और उसका समझने की क्षमता क्या, अर्थात व्यक्ति किस स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं, क्या स्थिति है और उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण में यह माना जाता है कि हमारे सोच और हमारी धारणाएं तनाव उत्पन्न करती है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमारा धारणा होती है, वैसा ही हमारा तनाव भी उत्पन्न होती है। उदाहरण देखिए, अभी कोई व्यक्ति यदि होगा, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपने काम के प्रति अत्यधिक सोचता है, अगर कोई व्यक्ति अपने काम के प्रति क्या करता है, अत्यधिक सोचता है, उसे लगता है कि कोई भी गलती उसकी असफलता साबित कर सकती है, कि जैसे ही हमसे अगर कोई गलती होगा तो हम असफल हो जाएंगे, पास नहीं हो पाएंगे। अगर ये ऐसा कोई व्यक्ति सोचता है तो यह सोच उसे अत्यधिक तनाव में डाल देगा। तो यह सोच वो व्यक्ति के लिए क्या बन जाएगा, तनाव बन जाएगा। मतलब वो जैसा सोच रहा है वैसा ही तनाव उत्पन्न होगा। व्यवहारिक दृष्टिकोण, जैसा आपका व्यवहार रहेगा वैसा ही तनाव उत्पन्न होगा। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण यह मानता है ना कि तनाव हमारे व्यवहार का परिणाम है, मतलब जैसा हमारा व्यवहार होगा वैसा ही हमारा तनाव भी उत्पन्न होगा, और इसे व्यवहार के बदलाव के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि हमारा जैसा व्यवहार है वैसा ही तनाव उत्पन्न होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम अपने व्यवहार को सही कर लें, अपने व्यवहार में हम क्या कर लें, सही ला लें, रास्ता सही रास्ता पर ले जाएं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर तनाव उत्पन्न हो रहा है ना, वो हमारा तनाव खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम अपने शरीर में बदलाव, अपने व्यवहार में बदलाव के माध्यम से उससे हम प्रबंधित कर सकते हैं, मतलब उसको हम हटा सकते हैं जो हमारे अंदर तनाव बन रहा है। उदाहरण देखिए, अगर कोई व्यक्ति समय प्रबंधन की समस्या के कारण लगातार तनाव में रहता है, यानी कि वो समय नहीं बचा पा रहा, उसके पास समय नहीं बच रहा, पढ़ना है समय नहीं है, पढ़ना है समय नहीं है, अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है समय बचाने के लिए, और वो समय बचाने के लिए क्या कर रहा है, तनाव में है और वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो इस सिचुएशन में तो समय प्रबंधन के नए तरीकों को अपना करके, यानी कि वो समय को बचाने का एक नया टेक्निकल है ना, नया टेक्निक को अपना करके अपने कार्यों को सही तरीके से प्राथमिकता देकर वह अपने तनाव को कम कर सकता है। जैसे मान लो कि हम बोल रहे हैं कि मेरे पास समय ही नहीं बच रहा, मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, लेकिन वही चीज़ अगर हम कुछ उसको अच्छे ढंग से कार्य को करें, ठीक है, ऐसा कार्य करें जिससे हमारा समय बच जाए, ठीक है, और इस चीज़ों को अगर हम प्राथमिकता दें तो कहीं ना कहीं हम उस तनाव से हट सकते हैं। जैसे हम मान लो कि कॉपी में लिख रहे हैं, हम देखेंगे मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, लेकिन वही अगर हम कुछ टेक्निकल इसमें अपना लें, मोबाइल डालें और मोबाइल में हम बोल करके लिखें तो जल्दी लिखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारा समय बचने को लेकर के हमारे ऊपर तनाव बना हुआ था कि समय बचेगा कि नहीं बचेगा, तो इस समय से हम, इस तनाव से हम क्या कर सकते हैं, निपटारा पा सकते हैं, है ना। इस प्रकार की व्यवहारिक परिवर्तन तनाव के स्तर को घटा सकती है, और इस प्रकार से हमारे अंदर जो तनाव है वो क्या हो सकता है, घट सकता है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय दृष्टिकोण। पर्यावरणीय दृष्टिकोण क्या, देखिए, पर्यावरणीय दृष्टिकोण के अनुसार यह समझाने की प्रयास करता है, ये जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण है ना, वो यह समझाने का प्रयास करता है ना कि जब व्यक्ति पर्यावरणीय कारकों जैसे शोर, भीड़ भाड़ जो होता है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारा आवाज़ें आती है, भीड़ भाड़, प्रदूषण या कठिन परिस्थितियों से प्रभावित होता है। मतलब पर्यावरणीय दृष्टिकोण का कहना है कि जहाँ पे ज़्यादा शोर होता है, भीड़ भाड़ होता है, प्रदूषण होता है, ये सब परिस्थितियों से जो प्रभावित होता है ना, वही हमारा क्या, तनाव है। अब मतलब बहुत सारे ये सब परिस्थिति जिसकी वजह से भी क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है, ये सब आ जाएंगे हमारा पर्यावरणीय दृष्टिकोण में, कि ये सब वजह से भी क्या होता है, तनाव का अनुभव किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आप किसी अधिक शोर वाले या प्रदूषण वाले वातावरण में लंबे समय तक रहते हैं तो यह आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे आप किस में फंस जाएंगे, तनाव में फंस जाएंगे, तनाव उत्पन्न हो जाएगा आपके अंदर। नेक्स्ट है प्रबंधन और उपचार दृष्टिकोण। देखते हैं प्रबंधन और उपचार दृष्टिकोण का क्या कहना है। तो तनाव प्रबंधन और उपचार के दृष्टिकोण के अनुसार तनाव का प्रबंधन करना और उसे दूर करने के लिए विभिन्न तकनीकों और तरीकों का उपयोग किया जाता है। मतलब हम तनाव को दूर करने के लिए, उससे बचने के लिए हम विभिन्न तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा मतलब कुछ दवाइयों वगैरह का प्रयोग करके, है ना, ध्यान लगा करके एक्सरसाइज ये होता है, ठीक है, योग भी एक एक्सरसाइज होता है। ये ध्यान लगा करके, मन शांति करके, योग करके, जीवन शैली में कुछ बदलाव ला करके, ये सब चीज़ों के बदलाव ला करके हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में तनाव को दूर कर सकते हैं। उदाहरण देखिए इसका,
तनावग्रस्त व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान और अगर योग एक्सरसाइज ये जो है वो अभ्यास करके अपना मानसिक संतुलन को बनाए रख सकता है। जो उसका मानसिक संतुलन तनाव में फंस गया है उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको सही कर सकता है ध्यान और योग यानी एक्सरसाइज करके। आते हैं निष्कर्ष पर। तनाव के विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में हमें इसके विभिन्न पहलुओं को जानने में मदद मिलती है। देखिए तनाव के जो विभिन्न दृष्टिकोण है ना, ये अलग अलग दृष्टिकोण से हमें समझने से, यानी जो अलग अलग दृष्टिकोण हम लोगों ने समझा, इससे विभिन्न पहलुओं को जानने में मदद मिलती है। अलग अलग पहलू से कि तनाव कैसे उत्पन्न होता है, तो अलग अलग पहलुओं के बारे में हमें जानने से क्या होता है, मदद मिलता है कि हम अलग अलग पहलुओं के बारे में जान पाते हैं कि तनाव कहाँ कहाँ से उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया। फिर भी अगर कुछ कमी रह गई होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हम चाहेंगे कि जैसे जैसे आगे वीडियो आते जाए उसमें मैं अपने अगर आपको और बेटर तरीके से मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मानसिक तनाव में तनाव की क्या भूमिका होती है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है। क्वेश्चन हमारा है कि मानसिक तनाव में तनाव की क्या भूमिका होती है। जो हमारा मानसिक तनाव है इसमें तनाव की क्या भूमिका होती है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि देखिए मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, अब इसका मानसिक तनाव का मतलब क्या होता है, जो हमारा मस्तिष्क में क्रियाएं होती है। ठीक है। हमारा जो ये मानसिक जो तनाव हो कहाँ से रिलेटेड है, हमारा मस्तिष्क से रिलेटेड है। ठीक है। अब ये जो मस्तिष्क में क्या होता है ना, जब तनाव होती है, क्या होती है, तनाव होती है, तो हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड क्या क्या इसका प्रभाव पड़ता है। तो हमें नींद नहीं लगता है, पहली बात समझिए, नींद नहीं लगता है। अपने घर परिवार जो हमारे संबंध होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उसके साथ चिड़चिड़ापन लगता है, उसके साथ अच्छे से बातें नहीं होता है, रिश्ते में दरार आते हैं, अच्छे काम नहीं कर पाते हैं, शांति नहीं बना रहता है। तो यही सब चीज़ें कि जो हमारा मस्तिष्क है ना, यानी कि मानसिक तनाव में ये जो तनाव है ना वो किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। तो ये हमेशा अच्छा प्रभाव डालेगा कि बुरा प्रभाव डालेगा, क्योंकि तनाव हमेशा आखिर तनाव ही उत्पन्न करेंगे ना, तो इसमें हमेशा नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। ठीक है। हालांकि कोई ये क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है। ठीक है। मानसिक तनाव में तनाव की क्या भूमिका होती है, तो सबसे पहले जानेंगे मानसिक तनाव क्या है। ठीक है। तो देखिए व्यक्ति की मानसिक क्षमता पर अत्यधिक दबाव होता है। जब व्यक्ति की मानसिक क्षमता पर अत्यधिक दबाव हो जाता है ना, और मानसिक तनाव तब उत्पन्न होता है ना जब व्यक्ति किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करता है, यानी कि ये मानसिक तनाव उसके मस्तिष्क पर तब ये उत्पन्न होता है जब व्यक्ति चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का सामना करता है, मतलब कठिन परिस्थितियों का क्या करता है, सामना करता है, कठिन रास्तों से होकर उसको गुजरना पड़ता है, और उसे यह लगता है कि वह इस स्थिति में निपटने में असमर्थ है, और उसे ऐसा लगता है कि ये समस्या जो मेरे पास आया है ना, ये जो चुनौती आया ना, इसका निपटारा हम नहीं कर सकते हैं, इसको सॉल्यूशन हम नहीं कर सकते हैं, इससे हम हार जाएंगे। तो जब ऐसी समस्या आती है ना, तो इसी से उसके मस्तिष्क में एक मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। आगे पढ़ेंगे मानसिक तनाव में तनाव की क्या भूमिका है। जो हमारा मस्तिष्क तनाव है, ये हमारा मस्तिष्क है ना, इसमें जो तनाव आ रहा है ना, इसका ये क्या क्या रोल निभा रहा है। ठीक है। तो देखिए जो मानसिक तनाव में तनाव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और यह मानसिक स्वास्थ्य पर कई नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। नकारात्मक मतलब बुरा प्रभाव डालते हैं। क्या ये अच्छा प्रभाव डालेंगे, क्या बिल्कुल नहीं डालेंगे, ये नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जैसे उत्तेजित होना, हमारे बॉडी को क्या कर देते हैं, हमारा उत्तेजित कर देते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे, आप जा रहे हैं कहीं गिर गए, तो कहीं ना कहीं गिर गए तो आप उस चीज़ों को अगर संभाल पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं संभाल पाते हैं तो गिर जाता है तो अचानक चोट लगता है, तो आपके अंदर एक उत्तेजना उत्पन्न होता है, तनाव जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है। अब तो फिर आप गिरने वाले होते हैं तो फटाक से आपका हृदय तेज कैसे हो जाता है, मतलब आप उस समस्या से मतलब आपके अंदर समस्या तो आ रही थी, भले आप उससे निपटारा कर लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक उत्तेजना हुआ, उस टाइम आप तनाव में चले गए थे। ठीक है। समस्या समाधान में कमज़ोर होना, समस्याओं के समाधान में हम कमज़ोर हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, चिंता होता है, काम का दबाव होता है, भावनात्मक संकेत होता है, हम अपने मन में सोच लेते हैं कि ये चीज़ हम नहीं कर पाएंगे। संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव, जो हमारा संबंध होता है, सदी जो हमारा साथी संगति होता है, परिवार नाता होता है, वो सब पर हमारा बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। मानसिक थकान, मानसिक रूप से हम थक जाते हैं, ध्यान केंद्रित करने में क्या होता है, कठिनाई होने लगता है, नकारात्मक विचार आने लगता है, निर्णय लेने में कठिनाई होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पता है, इस क्वेश्चन के साथ हम दो क्वेश्चन आपको करवा देगा, और क्वेश्चन नीचे है। ठीक है। देखिए तो एक करके हम लोग देखते हैं। उत्तेजित होना, ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी चुनौती, असफलता या दबाव का सामना करता है ना, जब कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई चुनौती का या तो असफलता तो फिर कोई दबाव जैसे चीज़ों को क्या करता है, सामना करता है, तो उसका मस्तिष्क तनाव के कारण उत्तेजित हो जाता है। ठीक है। जब आपके सामने कोई चुनौती आ जाएगा,
आप असफल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, रिजल्ट आया रही क्या हो गया, फेल हो गया, आपके ऊपर घर परिवार का दबाव होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है पता है, उसका मस्तिष्क तनाव के कारण उत्तेजित हो जाता है। उसका जो मस्तिष्क है ना वो क्या होने लगता है, उत्तेजित होने लगता है। और यह प्रक्रिया शरीर के लिए स्वाभाविक होता है। और यह प्रक्रिया जो है वो शरीर के लिए क्या है, स्वाभाविक है, क्योंकि जहाँ पे आपका शरीर में दर्द होगा मस्तिष्क में क्या होने लगेगा, उत्तेजना होने लगेगा। ठीक है, और ये हमेशा शरीर में होता ही होता है। इसका उद्देश्य शरीर को किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार करना होता है। देखो इसका उद्देश्य क्या होता है पता है, जो हमारे शरीर में उत्तेजना होता है, उत्तेजना इसलिए होता है ताकि हम उस संकटकालीन स्थिति से हम क्या कर सकें, लड़ सकें। आखिर हमको पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तभी तो जैसे हम फेल हो गए या तो हमारे घर वाले आज पीटने वाले हैं, तो हमारे शरीर में तो उत्तेजना होगा, हम थोड़ा सा तनाव में तो जाएंगे, लेकिन उत्तेजना इसलिए होता है ताकि हम उस चीज़ों के बारे में सॉल्यूशन निकाल सकें। हमें लगेगा कि आज हमारे घर वाले तो मार देंगे, कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्या करें। तो आप उत्तेजना में हैं, और उत्तेजना शरीर के लिए एक स्वाभाविक चीज़ है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, उससे निपटारा करने के लिए, उस संकटकालीन स्थिति से निपटारा करने के लिए हम क्या करते हैं, तैयार होते हैं। नेक्स्ट है समस्या समाधान की क्षमता को कमजोर करना। तनावग्रस्त व्यक्ति की समस्या समाधान क्षमता क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। जब व्यक्ति तनाव में होता है ना तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता, योजना बनाने की शक्ति और समाधान कर खोजने की योग्यता खत्म हो जाती है। जब वो तनाव में होता है तो उसके सारे क्षमता क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यह स्थिति मानसिक तनाव को बढ़ाती है, और यह स्थिति जो मानसिक तनाव को और भी क्या कर देती है, बढ़ा देती है, क्योंकि उसको लगता है ना कि अब हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, और ये इससे धीरे धीरे और डिप्रेशन में वो चला जाता है। नेक्स्ट है चिंता। तनाव में चिंता, भय या घबराहट जैसे चिंताजनक लक्षण हो सकते हैं। जो हमारा मानसिक चिंता है ना, मानसिक तनाव है, इसमें तनाव क्या भूमिका निभाते हैं, तो तनाव की वजह से हमारा मानसिक स्थिति क्या हो सकती है, चिंता में जा सकती है, भय हो सकता है, घबराहट जैसे चिंताजनक लक्षण देखने को मिल सकता है। शरीर की, यहाँ पे देखिए लड़ो लिखा गया, ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सही है। ठीक है, इसको देख लीजिए, लड़ो या भागो, यहाँ ये तनाव का एक मुख्य कारण है कि जब हम तनाव में आते हैं ना तो मेरे पास दो ही रास्ता होता है कि या तो इस समस्या से लड़ लो या तो यहाँ पे इसको छोड़ करके भाग जाओ। ठीक है, प्रतिक्रिया तनाव से होती है, यानी कि लड़ो या भागो से, जिसके कारण तेज़ी से विचार आने लगता है। हमारा तेज़ी से सांस हम लोग लेते हैं, हृदय गति क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये सब लक्षण हमारे देखने को मिल सकता है। जब हम लोग चिंता में रहते हैं तो हमारे पास फटाक से दो ऑप्शन आता है, लड़ो या तो भागो। ठीक है, उस टाइम हमारा सांस तेज हो जाएगा, हृदय तेज हो जाएगा, ये सब चीज़ें क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। ये लक्षण परेशान करने वाले हो सकते हैं, ये लक्षण जो होते हैं वो परेशान करने वाले हो सकते हैं और दिन प्रतिदिन के कार्यों को खराब कर सकते हैं। ठीक है, जब आप कोई चिंता में होते हैं तो दिन प्रतिदिन क्या होता है, आपका कार्य खराब होते चला जाता है। नेक्स्ट है काम का दबाव। कोई व्यक्ति कार्यस्थल की मांगों के कारण उत्पन्न तनाव से जूझते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो कार्यस्थल की मांगों के कारण क्या करते हैं, उत्पन्न तनाव को जूझते हैं, कठिन समय सीमा और अत्यधिक काम का बोझ मानसिक तनाव में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे देखो, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर काम का बोझ है, ठीक है, तो कोई व्यक्ति कार्यस्थल की मांग के कारण, मतलब कोई व्यक्ति बोलते नहीं इतना काम करना, जैसे हम किसी के कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, मालिक का कहना है कि नहीं इतना काम कर देना है, तो कहीं ना कहीं हमें काम के जो कार्यस्थल है वो जगह है, वहाँ से हमें क्या है, हमें बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर काम का क्या है, दबाव है, जिसकी वजह से कठिन समय सीमा और अत्यधिक काम का बोझ होने की वजह से क्या होता है, हमारे मानसिक तनाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है भावनात्मक संकेत। भावनात्मक मतलब हमारे जो भावना से जुड़ा हुआ है, चिंता, चिड़चिड़ापन और मूड में बदलाव सामान्य हो जाते हैं, है ना। दैनिक चुनौतियों से निपटने में अभिभूत या असमर्थ महसूस करना, बार बार अनुभव होना कि हम इस समस्या का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, तो इसकी वजह से चिंता, चिड़चिड़ापन, मूड में आपका बदलाव होने लगेगा, तो ये हमारा भावनात्मक संकेत में आ जाता है। नेक्स्ट है संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव। जो हमारा रिश्तेदार हैं, दोस्ती यारी हैं, उस पर हमारा नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। तनाव व्यक्ति के संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक है, तनावग्रस्त व्यक्ति अपने रिश्तों में कठिनाइयों का सामना कर सकता है, क्योंकि वह तनावग्रस्त है ना। तनावग्रस्त हो तो अच्छे से वो बातें नहीं कर पाएगा, उस चिड़चिड़ापन लगेगा उसको। पारिवारिक, मित्रता और अन्य संबंधों में संघर्ष उत्पन्न कर सकता है ये तनाव। सोच लीजिए ये तनाव कितना गलत चीज़ है। नेक्स्ट है मानसिक थकान। तनाव के कारण मानसिक थकान भी हो सकता है ना। मानसिक रूप से हम लोग थक सकते हैं, जिससे व्यक्ति को काम करने में क्या होता है, परेशानी हो सकता है। ठीक है, काम करने में, ठीक है, जिससे व्यक्ति को काम करने में क्या हो सकता है, परेशानी हो सकता है। नेक्स्ट है ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। तनाव के समय व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में क्या होता है, कठिनाई होता है, किसी भी कार्य को ध्यान लगा करके नहीं कर पाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नकारात्मक विचार। तनावग्रस्त व्यक्ति को लगातार तनावग्रस्त विचार आते रहता है ना, क्योंकि वो तनावग्रस्त व्यक्ति है, गलत गलत विचारें आते रहेगा कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हम बुरे हैं, हम सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, और यह विचार अंधेरा भविष्य में ले जाता है। और नकारात्मक विचार व्यक्ति को और तनाव में ले जाता है। और आप ना गलत सोच रहे हैं, इससे और तनाव में चले जाएंगे। पहले से तो तनाव में हैं, लेकिन आप गलत समझ रहे हैं तो आपका ये तनाव दोगुना बढ़ जाएगा। निर्णय लेने में कठिनाई। जब व्यक्ति तनाव में होता है तो वह सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उसका मस्तिष्क सही रूप से कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट, अदास में समस्या, यानी उसका अदास खो जाता है। तनाव में व्यक्ति आने के कारण वह छोटी छोटी बातें बोलने लगते हैं, क्योंकि उसका अदास कमजोर हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। उसके बाद इसी के बाद एक हमारा क्वेश्चन था, तनाव प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है। तनाव प्रबंधन का मतलब होता है दोस्तों मैनेजमेंट, कि मान लो कि तनावग्रस्त हैं तो तनाव का मैनेजमेंट क्यों महत्वपूर्ण है। आखिर हम तनाव को कम कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, आखिर कोई समस्या होता है और उसको मैनेज कर लेते हैं तो हमारा बहुत फायदा होता है, तो वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहले तनाव का डेफिनेशन लिखना, जो कि मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है। तनाव प्रबंधन का महत्व, यानी कि इंपॉर्टेंट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए, तनाव प्रबंधन इसलिए महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि यह व्यक्ति को न केवल स्वस्थ और संतुलन जीवन में मदद करता है, हमें सिर्फ स्वस्थ नहीं बनाता है, और हमें हमारे जीवन को जो बिगड़ गया है उसको सिर्फ संतुलन नहीं करता है, बल्कि उसकी उत्पादकता, संबंध और मानसिक शांति को बनाए रखने में सहायक करता है। बल्कि उसका उत्पादकता मतलब उसका हर एक कार्य को आगे ले जाता है और उसका मन को बिल्कुल शांति रखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लिखना है सारा। देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करता है, मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन करता है, भावनात्मक स्थिरता बनाए रखता है, उत्पादकता और कार्य की क्षमता में वृद्धि होता है, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ता है, रिश्तों को बनाए रखने में मदद करता है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलता है, नकारात्मक प्रभाव से हमें बचाता है, शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है, अपने संबंधों में सुधार बनाए रखता है। मतलब जो भी हम लोग इसके ऊपर देखें कि हम मस्तिष्क में हमारा तनाव क्या करता है, प्रभाव डालता है, बुरा प्रभाव डालता है, वही चीज़ यहाँ पे अच्छा ही लिख देना है। कब? जब हम क्या करते हैं, तनाव को प्रबंधन कर लेते हैं, यानी मैनेज कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हेडिंग बनाना और इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि शारीरिक स्वास्थ्य की सुरक्षा क्या होता है। जब हम क्या करते हैं, तनाव का प्रबंधन करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, हमारा शरीर बिल्कुल क्या होता है, स्वस्थ रहता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है, और हम किसी भी फैसले को बहुत ही अच्छे ढंग से ले पाते हैं। ठीक है, और इससे हमारा विकास होता है। इस प्रकार से सारा के बारे में कुछ ना कुछ एक्सप्लेन आपको कर देना है। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका साथ साथ में क्या हो गया, खत्म हो गया। अलग से मैं आपको नहीं बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण तनाव क्या होता है, इसका उदाहरण सहित व्याख्या करना है। नेक्स्ट, सामाजिक तनाव क्या होता है, इसका उदाहरण सहित व्याख्या करना है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन में से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे देना तो हम दोनों का आंसर यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, यानी कि इसी वीडियो में आपका 2 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पर्यावरणीय तनाव क्या होता है और इसका उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है, और एक सामाजिक तनाव क्या है और इसके कारणों का वर्णन करना है। ठीक है, या तो पर्यावरणीय तनाव आएगा या तो सामाजिक तनाव आएगा, ये दोनों में से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये कोई आएगा। ठीक है, अब हम दोनों का इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, और इतना अच्छा तरीका से बताया जाएगा ना कि आप जितना मर्जी उतना पेज में लिख सकते हो, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे पर्यावरणीय तनाव। जो हमें पर्यावरण से तनाव उत्पन्न होता है, जो हमें पर्यावरण के द्वारा हमें टेंशन होता है, वो होता है पर्यावरणीय तनाव। और जो हमारा सामाजिक तनाव, जो हमें समाज के द्वारा तनाव होता है, जैसे घर परिवार, कोई समाज का व्यक्ति हो गया, ठीक है, वो हमें कुछ बोल दिया, हमारे ऊपर टेंशन बन गया, तो हमारा सामाजिक तनाव हो गया। पर्यावरणीय तनाव क्या हो गया, पर्यावरण के अंतर्गत जो आता है, जैसा सूखा पड़ गया तो ये पर्यावरण का चीज़ है। ठीक है, तो अगर सूखा पड़ गया तो हम लोग भूखे मरेंगे, तो कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाएंगे। तो पर्यावरणीय तनाव का मतलब जो पर्यावरणीय से संबंधित हो, और सामाजिक तनाव मतलब जो समाज से संबंधित हो। ठीक है, तो हम लोग एक करके पहले पढ़ेंगे, अभी इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, पहले इसको देखिए, पर्यावरणीय तनाव क्या होता है और इसके उदाहरण सहित आपको वर्णन करना है। सबसे पहले समझेंगे पर्यावरणीय तनाव। अगर आप कॉपी कलम आपके पास नहीं है, आप बिना कॉपी कलम को भी इसको देख सकते हैं और एग्जाम में लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, क्या पर्यावरणीय तनाव, तो देखिए दोस्तों, पर्यावरणीय तनाव का मतलब है कि पर्यावरण से जुड़े वे कारक, यानी ये पर्यावरण से जुड़े हुए रहते हैं, और ये वे कारक होते हैं जो किसी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जो किसी व्यक्ति के शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। जैसे शोर मचाना, भीड़ हो गया, जलवायु में परिवर्तन हो गया, प्रदूषण हो गया, ये सब चीज़ें क्या होता है, हमारा पर्यावरण तनाव होता है, जो एक व्यक्ति के ऊपर क्या होता है, बुरा असर डालता है। शोर, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो ये भी इसकी वजह से भी आपके ऊपर तनाव हो सकता है। भीड़ की वजह से भी तनाव हो सकता है। जलवायु परिवर्तन, सूखा आ गया, तब भी आपका क्या हो सकता है, आपके ऊपर तनाव हो सकता है। प्रदूषण, अगर कोई प्रदूषण फैला हुआ
हुआ है तो भी उससे भी आपके ऊपर क्या हो सकता है, तनाव हो सकता है। तो ये है हमारा पर्यावरणीय तनाव का कुछ उदाहरण। देखिए पर्यावरणीय तनाव से मानव के स्वास्थ्य क्या होता है, प्रभावित होता है। पर्यावरणीय तनाव से क्या होता है, मानव के स्वास्थ्य प्रभावित होता है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय तनाव से प्रकृति को भी नुकसान होता है। कैसे होता है, मान लो कि जंगल में आग लग गया, जंगल में आग लग गया तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो एक आधार था जंगल, जिससे हम लोग को रोजी रोटी मिलता था, वो भी खत्म हो गया। तो हम लोग तो टेंशन में आ ही गए, कितना वहाँ पे जानवर भी मर गए होंगे। तो इससे हमें तो नुकसान होता ही होता है, प्लस में पर्यावरण को भी खुद में नुकसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, नए तनाव ज़्यादा विनाशकारी हो सकते हैं। जो नए प्रकार का तनाव है ना, जैसे कोई नया बीमारी है तो डॉक्टर के पास उसका दवा नहीं होता, उसका इलाज नहीं होता है, वैसे ही जो नया तनाव होता है ना वो ज़्यादा ही विनाशकारी होता है। ठीक है, क्योंकि उनसे निपटने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं हुआ होता है। क्योंकि जो नए प्रकार का क्या होता है तनाव होता है, उससे नियंत्रण करने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए कोई तंत्र नहीं आया हुआ होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो नया नया क्या है तनाव है उसको सॉल्यूशन करने में, उससे निपटारा पाने में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, दिक्कत होता है। आते हैं पर्यावरणीय तनाव के कुछ मुख्य कारण। ठीक है, पर्यावरणीय तनाव का क्या देखते हैं, कुछ मुख्य कारण। पर्यावरणीय तनाव मतलब क्या, जो पर्यावरण से संबंधित हो। तो पर्यावरणीय तनाव के विभिन्न कारण हो सकते हैं जो इस प्रकार हैं। शोर प्रदूषण, शोर प्रदूषण मतलब हल्ला गुल्ला हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पर्यावरण में आ जाएगा। दूसरा है भीड़ भाड़, तो जो भीड़ भाड़ होता है ये भी हमारा पर्यावरण का ही देना है। ठीक है, उसके बाद वातावरणीय प्रदूषण, वातावरण में जो हमारा फैला हुआ प्रदूषण है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, आगे हम चर्चा भी करेंगे। ठीक है, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, सामाजिक कारक हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, भूमि प्रदूषण हो गया, प्राकृतिक आपदाएं हो गया। ये सब चीज़ें हमारा किस में आ जाएगा, पर्यावरणीय प्रदूषण में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पर्यावरणीय तनाव में आ जाएगा। अब एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं शोर प्रदूषण से हमारे ऊपर कैसे तनाव होता है। तो अत्याधिक शोर, जैसे यातायात का शोर, यानी कोई गाड़ियां आ रही है जा रही है, कोई भी आदमी आ रहा है जा रहा है, तो इससे हमारा क्या होता है, शोर उत्पन्न होता है। मशीनों का आवाज़, अगर बड़ा बड़ा मशीन चल रहा है तो उसका आवाज़ होता है। और अधिक शोरगुल वाला स्थान, मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे गाड़ियाँ आते रहती है जाते रहती है, मशीनों का आवाज़ होता है, अत्याधिक शोरगुल वाला आवाज़ मचता रहता है वहाँ पे। ठीक है, शोरगुल हल्ला गुल्ला होते रहता है, तो उस स्थान पर व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आप जब आवाज़ सुनते रहोगे ना तो आपके ऊपर क्या होगा, आपके शरीर, आपके मानसिक के ऊपर, आपके स्वास्थ्य के ऊपर क्या होगा, बुरा असर पड़ेगा। इससे आपके ऊपर क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा। नेक्स्ट है भीड़ भाड़। अत्याधिक भीड़ भाड़ वाला स्थान में रहना या उस स्थान पर काम करने के लिए व्यक्ति के लिए असहज हो जाता है। क्या हो जाता है, असहज हो जाता है, व्यक्ति उसको संभाल नहीं पाते हैं, उसको नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, जिससे मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है वातावरणीय प्रदूषण। ये जो वातावरण के अंतर्गत कौन कौन आता है, वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, भूमि प्रदूषण हो गया। वायु प्रदूषण मतलब क्या, मतलब अभी देखते हैं तरह तरह का क्या होता है, गैस आता है, उससे हमारा क्या होता है, हवा में फैल जाता है और उससे हम लोग सांस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर तनाव उत्पन्न होता है हमारे। ठीक है, हमारे ऊपर क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है। जल का बात करते हैं, देखते हैं जल में क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, कुचड़ा को क्या करते हैं, फेंक देते हैं पानियों में, जल में। ठीक है, जितने भी सारे कचड़े होते हैं वो सभी को जल में फेंक देते हैं। वहाँ से क्या होता है, लोग पीते हैं, इससे मानव को भी नुकसान होता है, हमारे शरीर पर भी क्या होता है, हम लोग भी पानी को यूज कर सकते हैं, तो उससे भी हमारे शरीर पर भी नुकसान होता है। भूमि का प्रदूषण, भूमि मतलब हम लोग देखते हैं आजकल हम लोग फसल उगाने के लिए एक से एक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जो कीटनाशक को मारने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे कीड़ों को मारने के लिए यूज किया जाता है, वो बहुत ही खतरनाक होता है। अब उससे हमारा कहीं ना कहीं भूमि प्रदूषण हो रहा है। अगर मान लो कि वही पानी अगर बहा करके चला गया नदी में और वही पानी को कोई पी रहा है, तो वो जो कीटनाशक के लिए हम लोग दवा छिटे तो वो कहाँ चल गया, तालाब में चला गया, और वहीं से जो पंछी वगैरह जो भी जीव जंतु पीते हैं वहाँ भी नुकसान पहुँचता है। तो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि का प्रदूषण व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जिससे लंबे समय तक रहने पर तनाव और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर यही बीमारी लंबे समय तक है तो हमारे ऊपर क्या हो जाता है, तनाव और बीमारी का एक बहुत ही बड़ा विकराल रूप ले सकता है। नेक्स्ट जलवायु परिवर्तन, अत्याधिक गर्मी, ठंड, बाढ़, सूखा और प्राकृतिक। देखिए जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या हो जाएगा, जैसे कभी पानी नहीं गिरा, ये हमारा जलवायु परिवर्तन है। ठीक है, इसकी वजह से कभी गर्मी पड़ जाता है, कभी ठंड हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है, तो कभी सूखा हो जाता है। ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, ये भी पर्यावरणीय तनाव का मुख्य कारण हो सकता है। सूखा ही पड़ गया, खेती नहीं हुआ, तो व्यक्ति को क्या हो सकता है, तनाव उत्पन्न हो सकता है। बहुत ज़्यादा पानी गिर गया, ठंड है, तो इससे भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। बाढ़ आ गया, इससे भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक कारक। देखते हैं सामाजिक कारक में क्या आएगा, समाज में असुरक्षा। मान लो कि समाज में असुरक्षा लगा हुआ है,
हमें डर लग रहा है समाज में कौन व्यक्ति हमें मार देगा, समाज में हिंसा फैला हुआ है, लोग एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डर की आशंका बना हुआ रहेगा। तो ये सब कारण भी क्या हो सकते हैं, हमारे तनाव भी क्या कर सकते हैं, मानव पर बुरा असर डाल सकते हैं। जो इस प्रकार के क्या होता है तनाव होता है ना, वो भी मानव जीवन पर क्या कर सकते हैं, बुरा असर डाल सकते हैं। नेक्स्ट हो गया वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण तब होता है ना जब वायु में हानिकारक गैसों और कण मिल जाते हैं। मतलब वायु प्रदूषण तब होता है जब हवा में, वायु में हानिकारक गैस जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वो सब गैस क्या होते हैं, हवा में मिल जाते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर। ये सब हमारा क्या है, कुछ खतरनाक गैस है जो हवा में फैल जाते हैं। इससे हमें क्या होता है, नुकसान होता है और क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है भूमि प्रदूषण। ठीक है, भूमि प्रदूषण तब होता है जब भूमि में हानिकारक रसायन और कण मिल जाते हैं। यानी भूमि जमीन में क्या होता है, हानिकारक रसायन को मिलाया जाता है, हानिकारक कण को मिला दिया जाता है, जैसे कि औद्योगिक रसायन, कृषि रसायन जो कृषि हम लोग चावल वगैरह उपजाने के लिए करते हैं, मानव के जो मल होते हैं वो छिड़क दिए जाते हैं। तो ये सब वजह से भी क्या होता है, भूमि में प्रदूषण होता है और इससे मानव तनाव उत्पन्न होने की संभावना होता है। प्लास्टिक प्रदूषण। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण तब होता है जब प्लास्टिक के उत्पादकों का अनुचित निपटान होता है। ठीक है, ये प्लास्टिक प्रदूषण तब होता है जब प्लास्टिक के उत्पादकों का अनुचित क्या होता है, निपटान होता है। जैसे कि प्लास्टिक की थैलियाँ हो जाता है, प्लास्टिक की बोतलें और प्लास्टिक के अन्य उत्पाद, मतलब प्लास्टिक के अलग अलग चीज़ बनाए जाते हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। ठीक है, हम लोग पानी पी लेते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, पर्यावरण में गंदगी फैल रहा है, लोग क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। इससे क्या हो सकता है कि मानव के ऊपर एक तनाव देखने को मिल सकता है, बीमारी उत्पन्न कर सकता है। देखते हैं पर्यावरणीय तनाव का उदाहरण, वही सब चीज़ें जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया एक करके, ये सब चीज़ें देखिए। अभी मैंने शोर प्रदूषण देखा, भीड़ भाड़ देखा, वातावरणीय प्रदूषण देखा, तो यही सब चीज़ों का एक करके उदाहरण देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी कितना पॉइंट पढ़ा, हम लोगों ने अभी टोटल 8 पॉइंट पढ़ा, और 8 पॉइंट का हम लोग उदाहरण नहीं देंगे, यहाँ पे हम कम से कम 4-5 देंगे। उसके बाद आप लोग इसी तरीक़े से और भी लिख सकते हो, इसीलिए मैंने बताया कि 4 पेज 5 पेज जितना भी लिखना है उतना भी लिखो। हम किसी 1-2 का क्या कर देंगे, उदाहरण दे देंगे। आपको ज़रूर नहीं कि आप भी सभी का उदाहरण दो। अगर आपको 4-5 पेज तक लिखना होता है कम से कम 15 नंबर में, ठीक है, ठीक है, तो उतना ही आप लिखिए। 15 नंबर का क्वेश्चन हो चाहे 20 नंबर का हो, ज़्यादा 4 पेज और 6 पेज, इससे ज़्यादा हम अच्छा नहीं समझते हैं। ठीक है, 4 पेज लिखिए, 5 पेज लिखिए, काफ़ी होता है आपका। आप 6 पेज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर आपका स्पीड बहुत ज़्यादा है तो। पर्यावरणीय तनाव का उदाहरण देखते हैं, तो शोर प्रदूषण से तनाव देखते हैं कि जो शोर प्रदूषण है इससे हमारा तनाव कैसे उत्पन्न होता है। अगर आप किसी भी बड़े शहर में रहते हैं जहाँ लगातार गाड़ियाँ आती है, ठीक है, जहाँ लगातार गाड़ियाँ आती है जाती है और निर्माण के कार्य होते रहते हैं और कोई भी चीज़ बनने का कार्य होते रहते हैं और हमेशा शोरगुल मौजूद रहता है, हल्ला गुल्ला, ठीक है, तो यह आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। ठीक है, इस तरह के शोर प्रदूषण के कारण व्यक्तियों को सिर दर्द, नींद में कमी और चिड़चिड़ापन क्या हो सकता है, ये सब चीज़ आपको देखने को मिल सकता है। तो हम लोगों ने एक उदाहरण के रूप में इसको देख लिया। अब देखते हैं भीड़भाड़ से उत्पन्न तनाव, कि अगर कहीं भीड़भाड़ है ना तो उससे हमारे ऊपर तनाव कैसे उत्पन्न होता है, इसका एक उदाहरण देखते हैं। अगर आप अत्यधिक भीड़भाड़ वाले शहर में रहते हैं जहाँ सार्वजनिक स्थानों पर अत्यधिक लोग रहते हैं, सार्वजनिक मतलब सरकारी जगह, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे क्योंकि वो सरकारी जगह है। ठीक है, व्यक्ति को मानसिक रूप से कमज़ोर करती है। अगर आप बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हैं तो आपको मानसिक रूप से आप क्या हो सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं। भीड़भाड़ देखो, एक अधिक जनसंख्या, अधिक लोग अलग बात है और एक भीड़भाड़ अलग बात है। भीड़भाड़ मतलब आप शहर में जाते होंगे, देखते होंगे बहुत ज़्यादा भीड़भाड़, इस टाइप का भीड़भाड़ हमारे ऊपर क्या करता है, तनाव उत्पन्न करते हैं। हल्का जो नॉर्मल रहता है वो नहीं। ठीक है, इस प्रकार का वातावरण व्यक्तियों के काम करने की क्षमता और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है। मतलब हमारे अंदर जो शांति की भावना है वो हमें क्या हो सकता है, खत्म किया जा सकता है, हम शांत नहीं रह पाएंगे, जिससे मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन से तनाव, कि देखते हैं जलवायु परिवर्तन से तनाव कैसे होता है। तो मान लीजिए किसी गांव में लगातार सूखा पड़ रहा है, ठीक है, जिसमें किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। इस स्थिति में किसान और उसके परिवार को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वो पैसा ही नहीं कमाएंगे, उसके पास अपना लागत भी नहीं आ पाएगा, जो चावल में लगाए हैं, खेती में लगाए हैं, फसल में लगाए हैं, वो भी उसको नहीं मिल पाएगा। मतलब आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हो जाएंगे, जिससे मानसिक तनाव उत्पन्न होगा। जरूर लोग टेंशन लेंगे। तनाव मतलब क्या होता है, टेंशन लेना। तो सूखा पड़ जाएगा तो जरूर टेंशन लेते हैं, हम लोग भी टेंशन लेते हैं। सामाजिक कारकों से तनाव, अब देखते हैं कि सामाजिक कारक से तनाव कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, सामाजिक कारकों से तनाव देखिए, ये इस समाज से रिलेटेड। ठीक है, एक व्यक्ति जो
एक व्यक्ति जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने परिवार और समाज से दबाव महसूस करते हैं। देखिए, एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मतलब वो पढ़ता ठीक है, उसको पढ़ने में भी मन लगता है, लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं अपने घर परिवार से, समाज से उसके ऊपर दबाव बना हुआ कि हमें नौकरी करना, नहीं करेंगे तो घर वाले ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, है ना? लेकिन वह वास्तव में अपने जुनून को आगे बढ़ाना चाहता है, मतलब व्यक्ति अपने जुनून को आगे बढ़ाना चाहता है, वो पढ़ने में ठीक-ठाक है, वो पढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, फिर भी उसके ऊपर परिवार और समाज का एक दबाव होता है। जैसे कि कला या संगीत, मान लो कि कोई कला सीख रहा है, संगीत सीख रहा है, ठीक है? तो कहीं न कहीं उसके इसके प्रति उसका जुनून है कि हम ये सब चीज़ में आगे करेंगे, हम संगीत सीखना चाहते हैं। फिर भी उसके ऊपर घर परिवार का क्या होता है? दबाव होता है। इस स्थिति में व्यक्ति को सामाजिक दबाव और अपेक्षाओं के कारण तनाव महसूस हो सकता है। सामाजिक दबाव मतलब समाज का एक दबाव बना रहता है। उपेक्षाओं मतलब उससे लोग कुछ उपेक्षा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि हाँ, ये नौकरी प्राप्त करेंगे। कहीं न कहीं लोगों का आशा लगा रहता है, तो ये भी उसके लिए एक दबाव का ही कारण बोल सकते हैं। इस वजह से तनाव महसूस हो सकता है, जो उसके मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास पर प्रभाव डाल सकता है। कहीं न कहीं उसको डर लगा रहेगा कि अगर हमें नौकरी ना मिला तो क्या होगा, ठीक है? तो इस वजह से भी क्या होता है, एक मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। जल प्रदूषण से तनाव, देखते हैं जल प्रदूषण से तनाव कैसे उत्पन्न होता है। एक कारखाना जो अपने औद्योगिक कचरे को सीधे नदी में डालता है। एक जो कारखाना वगैरह होता है ना, वहाँ से जो कचरा निकलता है वो सब कहाँ डाला जाता है? नदियों में डाला जाता है, जिससे नदी का जल प्रदूषित हो जाता है। जो नदी का जल होता है वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। इस प्रदूषण के कारण नदी के जल में हानिकारक रसायन और कण मिल जाते हैं, और जो फैक्ट्री यानी औद्योगिक से निकलने वाला जो रसायन खतरनाक क्या था? रसायन था, कण था, वो सब मिल जाते हैं नदियों में, जो मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये हो गया जल प्रदूषण से तनाव उत्पन्न। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, सामाजिक तनाव क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। सामाजिक तनाव मतलब जो समाज से रिलेटेड हो, जो हमें समाज के द्वारा टेंशन होता है, ठीक है? तो सामाजिक तनाव देखते हैं। सामाजिक तनाव एक प्रकार की तनाव है जो व्यक्तियों को समाज से जुड़ी हुई चुनौतियां, अपेक्षाओं, दबाव आदि का सामना करना पड़ता है। मतलब तनाव, सामाजिक तनाव क्या है? एक तनाव है जो क्या होता है, व्यक्ति को समाज से जुड़ी हुई चुनौतियां मिलती है, यानी व्यक्ति को समाज से जुड़ी हुई टेंशन होती है, उसको तरह की चुनौतियां मिलती है, अलग अलग तरह का, उससे कुछ अपेक्षाएं की जाती है। जैसे ये मैंने बताया ना कि कोई लड़का अगर पढ़ रहा है तो उससे सारे समाज के लोग क्या करते हैं? उपेक्षा करते हैं कि हाँ वो नौकरी करेगा, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव बना रहता है। बहुत सारे समाज में लोगों के प्रति दबाव बना रहता है, हम लोग के ऊपर भी दबाव बना रहता है समाज का कि हाँ समाज में ये कानून है तो हम लोग को भी पालन करना पड़ेगा। ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ठीक है? और यही सब में आकर के लोग क्या हो सकते हैं? दबाव में आ सकते हैं। अगर समाज का बहुत ज़्यादा बोझ हो गया तो लोग क्या कर सकते हैं? दबाव में आ सकते हैं। सामाजिक तनाव व्यक्ति के शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। कोई भी तनाव हो, चाहे सामाजिक तनाव हो, चाहे पर्यावरणीय तनाव हो, कोई भी तनाव हो, अगर हमारे ऊपर तनाव हो रहा है मतलब हमें टेंशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर एक गहरा प्रभाव डाल सकता है। नेक्स्ट इसी का देखिए, किसी समूह के सदस्यों के बीच विचारों, विश्वासों या हितों में मतभेद से तनाव उत्पन्न हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये क्या है? हमारा सामाजिक तनाव है। सामाजिक तनाव में समाज के लोग आ जाएंगे और हमारे घर परिवार के लोग आ जाएंगे, ठीक है? हमारे दोस्ती यारी जो लोग हैं, तो किसी समूह के सदस्य, अगर कोई समूह वहाँ के जो सदस्य हैं उसके बीच विचार, विश्वास या हितों में मतभेद हो गया, उसके विचारों में लड़ाई झगड़ा हो गया, एक दूसरे के प्रति विश्वासों में लड़ाई झगड़ा हो गया, मतभेद हो गया, तो वहाँ से भी तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। हम लोग अपने दोस्त में कैसे लड़ झगड़ जाते हैं? सामाजिक मानदंडों और उपेक्षाओं को पूरा ना करना। अगर समाज जो आपसे उपेक्षा किया है, ठीक है, वो अगर आप समाज के लिए नहीं कर पाते हैं, जैसे समाज के लोगों को विश्वास था कि आप क्या करेंगे, नौकरी लेंगे, लेकिन आप नौकरी नहीं ले पाए तो आपको ताना मारा जाएगा, जिससे आप क्या करेंगे? आपके ऊपर एक तनाव उत्पन्न होगा। अब देखते हैं सामाजिक तनाव के मुख्य कारण। इस क्वेश्चन में उदाहरण नहीं देने बोला, सिर्फ सामाजिक तनाव क्या है और इसके मुख्य कारण। तो सामाजिक तनाव हम लोगों ने देख लिया, अब देखते हैं सामाजिक तनाव के मुख्य कारण क्या है। तो देखिए सामाजिक तनाव का जो मुख्य कारण है दोस्तों, वो हमारा क्या है? पहला, सामाजिक दबावों का बोझ। हमारे ऊपर क्या होता है? समाज का दबाव का बोझ होता है। कैसे? देखिए समाज में एक व्यक्ति से अंदर और बाहर कई प्रकार की अपेक्षाएं रखी जाती है। अंदर मतलब घर परिवार वाले, नाते वाले, और बाहर मतलब हमारे समाज के लोग वाले, ठीक है? तो अंदर और बाहर दोनों प्रकार से एक व्यक्ति की, ठीक है, एक व्यक्ति से क्या होता है? अनेक प्रकार की उपेक्षाएं रखी जाती है। जैसे हम ही हैं तो हमारे घर के परिवार वाले लोग भी हमसे कुछ उपेक्षा करेंगे, समाज के लोग भी कुछ उपेक्षा करेंगे, ठीक है? और उसके ऊपर दबावों का बोझ डाला जाता है, और क्या होता है? हमारे ऊपर दबावों का बोझ डाला जाता है। व्यक्ति पर यह अपेक्षाएं विभिन्न रूप में हो सकती है। देखिए जो व्यक्ति से अपेक्षाएं की जाती है ना, वो दो प्रकार से हो सकता है। एक पारिवारिक जो एक अंदरूनी है, और एक सामाजिक जो बाहरी है।
तो पारिवारिक में किस प्रकार से होता है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना, बस मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यानी जो हमारा सामाजिक दबाव होता है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, एक अंदरूनी और एक बाहरी, जिसमें से हमारे ऊपर दबाव डाला जाता है, हमसे कुछ अपेक्षाएं की जाती है। पहला हो गया आपका पारिवारिक। पारिवारिक में क्या होता है, जैसे आपके ऊपर बोझ होता है, नौकरी का बोझ होता है, शादी का बोझ होता है, बच्चों घर परिवार का बोझ होता है, तो इस वजह से भी मानव के ऊपर क्या हो सकता है, तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। सामाजिक दबाव, जो हमें समाज के द्वारा तनाव मिलते हैं, जैसे आप असफल हो गए हैं तब समाज के द्वारा तनाव मिलेगा, ठीक है। आप सामाजिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं, ठीक है, तो फिर आप समाज में खरा नहीं उतर पा रहे हैं, समाज में बोल नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से भी आपके ऊपर क्या हो सकता है, तनाव उत्पन्न हो सकता है। दूसरा कारण क्या है इसका, सामाजिक भेदभाव। समाज में क्या होता है, अक्सर क्या हम लोग देखते हैं, समाज में भेदभाव देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये भेदभाव की वजह से, जैसे अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ एक्सप्लेन भी आपको इसी टाइप से करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। समाज में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, जिससे एक दूसरे में भेदभाव होते रहता है, ठीक है। एक दूसरे से में क्या होता है, भेदभाव होता रहता है। इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, अपने आप को खुद को अकेला महसूस करते हैं, और इस प्रकार से भी उसके ऊपर एक तनाव उत्पन्न हो सकता है। तीसरा, रिश्तों में तनाव और संघर्ष। देखो, रिश्तों में तनाव और संघर्ष आ सकता है, ठीक है। आपके बहुत प्रकार के रिश्ते होते हैं, उसमें तनाव हो सकता है, संघर्ष हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, ठीक है। और इस प्रकार से भी अगर लड़ाई झगड़ा किसी भी तरीके से आपके रिश्ते से, दोस्ती से होता है ना, तो आपके ऊपर तनाव उत्पन्न हो सकता है। आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्याएं मतलब देखिए, अगर आपको आर्थिक समस्याएं हो रही है, ठीक है, आर्थिक समस्याएं बहुत बड़ा कारण है, मतलब अगर आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर तनाव बना रहेगा, ठीक है। तो व्यक्ति को अपने समाज में स्थिति और प्रतिष्ठा को लेकर के चिंतित भी रहते हैं वो, ठीक है। किसी ना किसी रूप से अगर मान लो कि आपके पास आर्थिक समस्या है, आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, तो आप कहीं ना कहीं समाज में कमज़ोर महसूस करेंगे, ठीक है। आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो समाज में लोग हमको क्या बोलेंगे, ये सब चीज़ों को लेकर के। सामाजिक प्रतिष्ठा या दबाव। आप कुछ गलत करने से क्या होता है, डरते हैं, आपके ऊपर तनाव बना रहता है कि कुछ गलत नहीं करेंगे, हमारा प्रतिष्ठा की बात है, नहीं तो फिर समाज वाले हमारे ऊपर दबाव डालेंगे, घर वाले हमारे ऊपर दबाव डालेंगे, ऐसा गलती करने से भी हम लोग बहुत सारा कुछ डरते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक अलगाव और अकेलापन। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समाज से अलग रहते हैं, ठीक है, अपने आप को अलग महसूस करते हैं, अकेलापन रहते हैं। हो सकता है कि वो अपने समाज के लोग के साथ मिलना नहीं पसंद करते हैं, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, वो अकेला रहता है और उसके ऊपर तनाव का बोझ हो सकता है। समाज का सुरक्षा और हिंसा। ये सुरक्षा नहीं, असुरक्षा होगा, ठीक है। यानी समाज का असुरक्षा और हिंसा, यानी अगर समाज में असुरक्षा है, हिंसा होते रहता है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, वहाँ पे सुरक्षा हो ही नहीं रहा है लोगों को, ठीक है, कभी भी आपको कोई मार सकता है या आपको असुरक्षा बना हुआ है, तो ऐसे समाज में लोग हमेशा डरते रहते हैं कि हम कब लड़ाई हो जाएगा, क्योंकि वो असुरक्षित रहते हैं ना। समाज हमेशा एक सुरक्षा प्रदान करता है लोगों को, लेकिन वो असुरक्षित महसूस करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर समाज में हिंसा हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो व्यक्ति को हमेशा डर बना रहता है। कमज़ोर व्यक्ति हमेशा वो तनाव में ही जिएंगे कि हमारे ऊपर भी कभी हमला हो सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा का खोने का डर। व्यक्ति को हमेशा समाज की प्रतिष्ठा को खोने का क्या होता है, डर होता है कि कहीं हमसे कुछ गलतियां ना हो जाए और हमारे प्रतिष्ठा खो ना जाए। तो इसकी वजह से भी लोगों के अंदर कभी कभी डर उत्पन्न होती है और इसी से तनाव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से हमारा 2 क्वेश्चन यहाँ से खत्म होगी दोस्तों। इसको आप एक्सप्लेन कर करके लिखेंगे तो बहुत ही लंबा चल जाएगा, ठीक है। हम 2 वीडियो इसको नहीं किए क्योंकि आप ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक जीवन में तनाव के प्रमुख स्रोत क्या हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको बिल्कुल आपको ट्रिक के माध्यम से, बस ये एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है, उसके बाद यूं ही आपका ये क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। उसके बाद जितना मर्जी आप लिख सकते हो। आपको ये पेपर देने में बहुत ही मजा आएगा क्योंकि इसमें जितने भी सारे आंसर है ना, बहुत ही अच्छे अच्छे आंसर है, ठीक है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। आधुनिक जीवन में तनाव के प्रमुख स्रोत क्या हो सकते हैं। आधुनिक जीवन में तनाव के प्रमुख स्रोत क्या हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं और इसके बारे में हम यहाँ पे बताते हैं। देखिए दोस्तों, आधुनिक जीवन का मतलब होगी दोस्तों अभी के जीवन में। जैसे पहले के जीवन में लोग यूट्यूब में पढ़े नहीं रहते थे, व्हाट्सएप चैट पे पढ़े नहीं रहते थे, रील्स नहीं देखते थे। ये अभी का बात चल रहा है, आधुनिक समय, यानी अभी का समय होता है आधुनिक समय मतलब, ठीक है। तो अभी के समय में तनाव जो है, टेंशन का प्रमुख स्रोत क्या है। प्रमुख स्रोत का मतलब होता है कि आखिर तनाव जो टेंशन है वो इसका स्रोत क्या है। स्रोत मतलब कहाँ से आ रहा है, ठीक है, कहाँ से शुरू हो रहा है। तो तनाव के प्रमुख स्रोत मतलब वो तनाव जो है वो कहाँ से आ रहा है। स्रोत मतलब होता है आना,
कहाँ से शुरुआत हो रहा है। तो अभी के समय में जो लोगों के पास टेंशन बना हुआ है, तनाव जो बना हुआ है, हमारे पास भी टेंशन है अभी के समय में, हर लोग के पास टेंशन है, चाहे उसके पास ज़्यादा पैसा हो चाहे कुछ भी हो, हर लोगों के पास अभी के समय में तनाव बना रहता है, टेंशन बना रहता है। उसका स्रोत क्या है, मतलब वो कहाँ से आ रहा है टेंशन, वो आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा आधुनिक समय, मान लो कि यहाँ पे हम लोग सभी लोग रहते हैं, ये हमारा दुनिया है, ऐसे समझो, ठीक है। अब तो ये मान लो कि हमारा भारत देश है जिसमें हम लोग सभी लोग रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये टेंशन कैसे आता है। तो आधुनिक समय माने अभी के समय में हम लोग बात करेंगे कि टेंशन का आने का स्रोत क्या है, यानी कारण क्या है, कहाँ से शुरुआत होता है इसका टेंशन आने का रीजन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पारिवारिक, हमारा हम लोग के ऊपर क्या होता है, पारिवारिक बोझ होता है, खिलाना पिलाना, शादी करना, बच्चों को लालन पालन करना, ये एक हमारा पहली समस्या है, ठीक है। इसकी वजह से हमारे ऊपर तनाव आते हैं, टेंशन आते हैं। दूसरा आर्थिक स्थिति, आर्थिक मतलब होता है पैसों से रिलेटेड। जब आपका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं रहेगा तो आप घर में पैसा नहीं भेज पाएंगे, आपके बच्चे पैसे के बिना तरसेंगे, आप अच्छे शिक्षा नहीं दे पाएंगे, तो आर्थिक समस्या हो गया। कर्ज, अभी के समय में लोग के पास बहुत ज़्यादा कर्ज होता है, इसकी वजह से भी एक पहला स्रोत ये भी है जिसकी वजह से अभी के टाइम में टेंशन बना रहता है। कार्य, लोग दिन रात कार्य में लगे रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, काम में लगे रहते हैं और अपने मतलब अपने जीवन को नहीं देखते हैं। महंगाई, अभी के समय में बहुत ज़्यादा महंगाई है, ये भी एक तनाव का कारण है। यूट्यूब, लोग यूट्यूब में पड़े रहते हैं, रील्स रील्स रील्स, ये भी एक तनाव टेंशन का कारण है। नौकरी, लोग नौकरी के पीछे भी भाग रहे हैं, ये भी एक टेंशन का कारण है। समय बर्बाद कर रहे हैं, किसी को समय, कोई समय बर्बाद कर रहे हैं उसको लेकर के कोई टेंशन है, कोई समय कम बोल रहे हैं, यानी कि कोई ऐसे बोल रहा है कि मेरे पास समय बच ही नहीं रहा है, कोई इस चीज़ को लेकर के टेंशन में। बीमारी, अभी के समय में सभी लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, ये भी एक हमारा अभी टेंशन का क्या कारण है अभी के समय में। प्रेम, सबसे ज़्यादा लोग प्रेम में फंस रहे हैं, प्रेम में उलझ रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ठीक है। आपस में अगर कोई आपस में एक दो रिलेशनशिप में है, ये किसी को बात करते हुए किसी और से देख लिया तो उसको मतलब क्या हो जाता है, यानी जैसे बोलते हैं ना, शक होने लगता है, उसके बाद ये दोनों का दोस्ती टूट जाता है। ये भी एक तनाव का कारण है। लोग सबसे ज़्यादा तनाव और टेंशन में तो अभी के युग में, अगर आधुनिक समय में देखा जाए तो वही लोग रहते हैं जो प्रेम में फंसते हैं। नेक्स्ट है भीड़, अभी के समय में बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्राउड फैल गया है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य पर प्रभाव, ठीक है। अभी के लोग क्या हो रहे हैं, बीमार पड़ते जा रहे हैं, ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर के सभी लोग टेंशन है सभी के ऊपर, ठीक है। तनाव बना हुआ है, काम, सभी लोग काम काम कर रहे हैं, ये काम करना वो काम करना। अभी एक के साथ 10-10 लोग काम कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब कभी भी किसी का पेट भी नहीं भर रहा है कुछ भी करने से। अगर 10 रुपये कमाने की इच्छा है, 10 रुपये कमा भी लेना, तो फिर इच्छा होता है कि हम 15 रुपये कमाएं। तो कहीं ना कहीं ये सब कारण है टोटल, जिसकी वजह से अभी के समय में हमें तनाव उत्पन्न होता है, हमें टेंशन आता है, और यही सब उसका स्रोत है, यही सब इसका क्या है, स्रोत है, ठीक है। तो वही सब चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक बार वीडियो को देखोगे उसके बाद दोबारा बोलोगे कि हम इसको ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। देखते हैं आधुनिक जीवन में तनाव के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं, ठीक है। भूमिका, आधुनिक जीवन शैली ने मनुष्य को अनेक सुविधाएं दी है। अभी के समय में हमें अनेक सुविधाएं मिला है, जैसे अभी सोशल मीडिया में हम लोग का मोबाइल मिल गया, अनेक सुविधा है, गाड़ी मिल गया, लेकिन इसका उल्टा दुष्प्रभाव भी तो पड़ रहा है ना। लेकिन इसके साथ ही यह तनाव का कारण भी बन गया है। लेकिन ये सब जितना सुविधा नहीं दिया ना, उससे ज़्यादा क्या देके चला गया, गम देके चला गया, तनाव देके चला गया, ठीक है। तेजी से बदलता हमारा जीवन शैली में, हमारा जीवन जो शैली है वो तेजी से बदल रहा है। अभी मोबाइल आ गया, 5G आ गया, सब कुछ आ गया, जीवन हमारा तेजी से बदल रहा है, ठीक है। और ये जो है ना, हमारा शैली में व्यक्ति को कई प्रकार के दबावों का सामना करना पड़ता है। जीवन शैली तो हमारा बदल रहा है, लेकिन बहुत सारे दबावों का सामना भी हमको करना पड़ता है। जैसे भी हम लोग दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं, इसका सामना करना पड़ रहा है ना। यह दबाव के कारण तनाव उत्पन्न होता है। यही दबाव जो होते हैं यूट्यूब का, फेसबुक का, ये का, वो का, कर्ज का, यही सब चीज़ हमारे ऊपर क्या करते हैं, तनाव उत्पन्न करते हैं। देखिए तनाव, जिसको स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तनाव का कारण आज कल की टेक्नोलॉजी है। जितना टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है उतना ही हमारे ऊपर तनाव भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। आजकल के लोग फ़ोन, मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया में इतना बिजी हैं कि उसके पास एक दूसरे को टाइम या समझने की कोशिश नहीं करते हैं, वो एक दूसरे को समझने का कोशिश भी नहीं करते हैं, अपने काम में ही उलझा जा रहा है, ठीक है। यानी वो अपने ही काम में क्या कर रहे हैं, उलझता जा रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों का दिमाग स्ट्रेस यानी तनाव में आने लगा है, हम लोग टेंशन में आने लगे हैं। नेक्स्ट है आधुनिक जीवन में तनाव के प्रमुख स्रोत। अभी भी देखेंगे तो सभी लोग फ्री फायर में रहते हैं। 10 लोग अगर एक जगह भी है ना तो बात नहीं करेंगे, एक का फेस उधर है, एक का फेस वो कोना में, एक का फेस वो कोना में, हम लोग ऐसा देखते हैं, ठीक है। तो आधुनिक जीवन शैली में तनाव के निम्नलिखित स्रोत हैं। कौन कौन सा स्रोत है, काम का दबाव, अभी के समय देखेंगे लोगों के ऊपर काम का दबाव है, हमें ये काम करना चाहिए, हम बिजी हैं, ऐसे करके। पारिवारिक दबाव,
आर्थिक दबाव, कार्य जीवन संतुलन, कर्ज लेना, कर्ज और लोन, ठीक है, महंगाई और खर्चों का बोझ, 24 घंटा उपलब्ध रहना मोबाइल में, यूट्यूब में, नौकरी की असुरक्षा, नौकरी नहीं मिल रहा है, सूचना का अधिक भार, हमें इतना ज्ञान भर दिया जा रहा है कि हमारे माइंड में सेट भी नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं, ठीक है, यातायात और भीड़, अभी के समय में यातायात और भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, व्यक्तिगत संबंधों में समस्या, विवाह या प्रेम संबंधों में संघर्ष, दीर्घकालीन बीमारियां, समय की कमी, समय प्रबंधन की कमी, ये सारा हम लोग देखेंगे भी नीचे एक करके, बस पढ़ते जाएंगे, ज़्यादा आपको समझाएंगे इसमें नहीं, क्योंकि सारा इजी लैंग्वेज में लिखा गया और ये आप लोग ऑलरेडी पहले से भी समझ जाते होंगे, ठीक है। पहला देखिए, काम का दबाव। आधुनिक जीवन मानी कि अभी के समय में अधिकांश लोग काम के अत्यधिक बोझ और समय सीमा के दबाव में रहता है कि हमें ये काम करना है, वो काम करना है, इतना ही समय में हमको करना है, मतलब काम और समय के अंदर वो बंध गया है, ठीक है, जिसके कारण तनाव उत्पन्न होता है। दूसरा, पारिवारिक दबाव। परिवार का भी दबाव होता है लोगों के ऊपर। पारिवारिक जो जिम्मेदारियां होती है, विवाह संबंधित जिम्मेदारियां होती है, बच्चों की देखभाल होती है, ये सब चीज़ हमारे ऊपर तनाव का एक स्रोत बन गया है, तनाव हमारे ऊपर आते रहते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक दबाव। आर्थिक मतलब कर्ज का पैसा, आर्थिक मतलब होता है रुपया से रिलेटेड, ठीक है। आर्थिक अस्थिरता, एक जैसा हम अगर आज 10,000 हम कमा लिए तो क्या पता कल हम कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये आर्थिक अस्थिरता बना रहता है, कभी एक जैसा नहीं रहता है। कर्ज, घर का राशन आदि की समस्या तनाव का एक प्रमुख स्रोत है। ये सब समस्या लोगों के साथ अभी बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्य जीवन संतुलन। लोग क्या करते हैं, कार्य और जीवन को एक दूसरे से संतुलन नहीं कर पाते। काम कर रहे हैं और जो हमारा अपना जीवन है, कहते हैं ना कि अगर काम कर रहे हैं तो अपना शरीर को भी ध्यान दो, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते लोग। या तो कोई लोग काम में ही पूरा बिजी हो जाते हैं, या तो फिर कोई लोग अपने जीवन आने के अपने ही शरीर को देखते रहते हैं, लेकिन दोनों में संतुलन करना होता है। लोग अभी के समय में संतुलन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, अभी के समय में कार्य जीवन संतुलन एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोग अपने कार्य को और जीवन को संतुलन ही नहीं कर पा रहे हैं। लंबे समय तक काम करना और परिवार के साथ समय ना बिता पाना व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मतलब वो क्या करते हैं, लंबे समय तक काम करते रहते और अपने जो परिवार है उसके साथ समय नहीं बिताते हैं। इसकी वजह से मानसिक रूप से वो टेंशन में चले जाते हैं, चिड़चिड़ापन आने लगता है। कर्ज और लोन, बहुत से लोग अपने घर या कर, ठीक है, अपने घर के लिए, अपने कार के लिए, यहाँ पे कर लिखा गया, ठीक है, अपने कार जो गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है, अपने घर के लिए, अपने कार के लिए, अपने शिक्षा के लिए, ये सब चीज़ों के लिए या किसी व्यवसाय कोई बिजनेस के लिए लोन लेते हैं और इसे समय पर वो चुकाने का दबाव तनाव का कारण बन सकता है, ठीक है। उसको समय पर चुकाना है, पैसा देना है, कर्ज लिए वो देना है, ये उसके ऊपर तनाव का एक कारण बना हुआ रहता है। नेक्स्ट है महंगाई और खर्चों का बोझ। उसके ऊपर महंगाई और खर्चों का बोझ रहता है, ठीक है। वर्तमान जीवन शैली में बढ़ती हुई महंगाई और जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष व्यक्ति को निरंतर चिंतित रख सकता है, ठीक है। अभी के समय में महंगाई बढ़ती जा रहा है और जीवन में अनेक तरह का क्या होती है, आवश्यकता पड़ती जा रही है, ठीक है। और इसको पूरा करने के लिए दिन रात क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं और इसकी वजह से वो चिंता में फंस जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं 24 घंटे उपलब्ध रहना यूट्यूब में, फेसबुक में, ठीक है। तो आधुनिक समय में यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया की वजह से लोग हमेशा उपलब्ध रहते हैं, जिससे मानसिक शांति में बाधा उत्पन्न होती है। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, अगर ये सब हिंदी में लिखने के लिए नहीं जानोगे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ठीक है। नौकरी की असुरक्षा। आधुनिक युग में अधिकांश लोगों का डर नौकरी से निकाले जाने का होता है, जिससे वह तनाव में रहता है। कुछ लोगों को डर लगता है कि हमें नौकरी प्राप्त हुआ तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, कुछ लोगों को नौकरी पाने के लिए वो हमेशा टेंशन में रहते हैं। नेक्स्ट, सूचना का अधिक भार, यानी कि हमें हमारे अंदर माइंड में इतना अधिक सूचना भर दिया जाता है कि हम उसको मतलब संभाल भी नहीं पाते। जैसे देखिए, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से अत्यधिक जानकारी की उपलब्धता व्यक्ति को तनावपूर्ण स्थिति में डाल सकती है। यानी कि जो आपको मोबाइल के माध्यम से या तो फिर आप कोई न्यूज़ वगैरह देखते होंगे अखबार वगैरह के माध्यम से, ठीक है, आपको जितना ज्ञान दिया जाता है कि आप अपने माइंड में उतना सेट कर पाते हैं, नहीं सेट कर पाते हैं। इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम से जितना भी सारी जानकारी दिया जाता है अपने माइंड में हम लोग सेट नहीं कर पाते हैं। और अभी के समय में हम लोग देखते हैं कि कहाँ क्या हुआ, नहीं हुआ, और ये सभी तनाव बना रहता है। सोशल मीडिया में चीज़ों को देखते हैं, जैसे अभी मान लो कि कहीं दुर्घटना हो गई, सोशल मीडिया में देखें तो वो भी एक टेंशन बन जाता है, देख करके सभी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं। लोगों को स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं हो गई है, क्योंकि अभी के समय में सभी लोग बीमार पड़ते हैं। अभी के समय में बीमार होना एक सामान्य स्थिति है, ठीक है, हर कोई बीमार होते हैं। लोगों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बनी हुई है, ठीक है, हर लोग बीमार होते जा रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम स्वस्थ हो जाएं। बीमारी, दर्द और तनाव का एक प्रमुख स्रोत है। ये जो बीमारी है, दर्द है, समस्याएं हैं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, ये अभी तनाव का एक प्रमुख स्रोत है।
नेक्स्ट है यातायात और भीड़ भाड़। यातायात मतलब जो लोग अभी घर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कमाने के लिए लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यही सब चीज़ों को यातायात बोलते हैं। जो लोग बिजी हो गए हैं, ठीक है, तो यातायात और भीड़ भाड़, यातायात की समस्याएं, भीड़ भाड़ और शहरी जीवन की समस्याएं, क्योंकि शहरी जीवन की समस्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियों की आवाज़, मशीनों की आवाज़, ये चीज़ बन रहा है, वो चीज़ बन रहा है, मतलब इस तरह का ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टेंशन में बीत रहा है अभी शहर लोगों का। भीड़, जहाँ पे भीड़ भाड़ होता है वो, और वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो सब चीज़ों बिल्कुल, क्या हम लोग शहर भी जाते हैं लगता है कब यहाँ से बाहर निकले, है ना। तो ये भी एक टेंशन का कारण बना रहता है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत संबंधों में समस्या। अब कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति के आपस में क्या होता है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे हम और मेरा दोस्त आपस में लड़ जाते हैं, तो ऐसा भी समस्या अभी के समय में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं ना। तो व्यक्तिगत संबंधों में समस्या, जैसे दोस्तों और परिवारों के साथ समस्याएं, तनाव का एक प्रमुख स्रोत है। अगर अभी के समय में दोस्त के साथ, परिवार के साथ थोड़ा मोड़ा उलझन हो जाता है तो तनाव बना रहता है, टेंशन बना रहता है, वो लड़ गए तो ऐसे हो गया, वो हो गया, ये बात बोल दिए। विवाह या प्रेम संबंधों में संघर्ष, ठीक है। आधुनिक समय में विवाह प्रेम संबंध का संघर्ष तनाव का एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी जो प्रेम संबंध का जो संघर्ष है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें एक दूसरे के प्रति गलत फहमियाँ, यानी कि प्रेम में जो लोग करते हैं वो एक दूसरे के प्रति अगर गलत फहमी हो जाता है तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं, बातें नहीं करते हैं, बात की कमी से, या तो फिर गलत फहमी हो जाता है एक दूसरे को, या तो फिर बात की कमी से बात नहीं करते हैं, तो बोलते हैं कि आप मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के क्या होता है, तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि दीर्घकालीन बीमारियां। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक उसको बीमारियां छोड़ते नहीं हैं, वो लंबे समय तक बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं, तो भी वो टेंशन में रहते हैं। अभी के समय में, वर्तमान समय में लोग बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं, जिसमें कुछ रोग, मधुमेह जैसे रोग हो गया, हृदय रोग हो गया, कैंसर आदि जैसे बीमारियों का सामना करने वाले लोग अक्सर मानसिक तनाव में रहते हैं, क्योंकि ये बड़ा बीमारी होता है, ठीक है, जो लंबे समय तक व्यक्तियों को पकड़ के रखता है। समय की कमी, अभी के टाइम में लोगों के पास समय ही नहीं है। आधुनिक जीवन की व्यवस्था में, है ना, आधुनिक जीवन की व्यस्तता में, यानी कि व्यस्तता मतलब बिजी में, यानी कि अभी के समय में क्या हो गया, लोग बिजी हैं, तो इसमें लोगों के पास समय की कमी भी तनाव का एक बड़ा स्रोत बन गया है। अभी के व्यस्त जिंदगी में लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं है, लोगों के पास अपने के लिए भी समय नहीं है, तो दूसरे के लिए क्या रहेगा। समय प्रबंधन की कमी, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, यानी कि लोग अभी समय को मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। समय का सही प्रबंधन ना कर पाने के से क्या होता है पता है, काम अधूरा रह जाता है। अगर आप समय को सही से मैनेज नहीं करोगे, प्रबंधन नहीं कर पाओगे, तो आपका अधूरा ही काम होगा, इससे सारा काम आपका रह ही जाएगा, ठीक है, जिससे और अधिक दबाव और तनाव उत्पन्न होता है। अब हम बोलेंगे दोस्तों निष्कर्ष में कि उपरोक्त पंक्तियों से, यानी जो ऊपर जितने सारे हम लोगों ने पंक्ति पढ़ा, उससे स्पष्ट है कि उपरोक्त स्रोत हमारे जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। यानी ऊपर हम लोग जितना भी क्या पढ़े, हम लोग जितना भी स्रोत पढ़े ऊपर, वो सभी स्रोत हमारे जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। इन तनाव का सही प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। प्रबंधन मतलब ये जितने भी सारा तनाव है इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है, जैसे ताकि हम लोग टेंशन ना लें और हमारे ऊपर टेंशन ना आए, तनाव ना आए, इसलिए इसको प्रबंधन करना बहुत जरूरी है, मतलब इसको खत्म करना बहुत जरूरी है, ताकि हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और संतुलन जीवन जी सकें। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अब आपका जो ये तनाव के प्रभाव को कम करने वाले तरीका कौन कौन से, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तनाव पर प्रतिक्रिया या तो जवाब या तो व्यक्त देने के लिए विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको बिल्कुल मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि तनाव पर प्रतिक्रिया देने के लिए विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए। बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि सर सभी का आंसर एक ही जैसा लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, सभी का आंसर आपको एक ही जैसा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि सभी क्वेश्चन तनाव से रिलेटेड है ना, चाहे मानसिक तनाव हो, चाहे शारीरिक तनाव हो, चाहे कोई भी तनाव हो, सब तनाव से रिलेटेड है। लेकिन किसी क्वेश्चन में तनाव के सिर्फ लक्षण पूछे जाएंगे, तो तनाव को कैसे दूर किया जा सकता है, तो किसी में तनाव की प्रक्रिया पूछे जाते हैं, है ना। तो तनाव में से अलग अलग प्रकार आते हैं, जैसे मानसिक तनाव हो गया, शारीरिक तनाव हो गया, तो मानसिक तनाव अलग से पूछा जाएगा, सामाजिक तनाव अलग से पूछा जाएगा, है ना। तो इस टाइप से भी अलग अलग पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको एक ही जैसा है लेकिन हल्का सा डिफरेंट है, ठीक है। आपका भी सोचना गलत नहीं है, एक ही जैसा है, बिल्कुल है, बहुत सारे का पॉइंट भी आपको मैच करता होगा एक ही जैसा, ठीक है, बट डोंट वरी। तनाव पर प्रतिक्रिया देने के लिए विभिन्न तरीकों का क्या करना, आपको चर्चा करना। तो देखिए दोस्तों, हम समझते हैं तनाव पर प्रतिक्रिया मतलब क्या। प्रतिक्रिया मतलब दोस्तों फीडबैक, है ना, जो बातें दी गई होती है, यानी तनाव पर जो फीडबैक दिया जाता है। जैसे आप अगर अच्छा
फीडबैक दोगे किसी को तो अच्छा प्राप्त होगा, अगर बुरा फीडबैक दोगे तो बुरा होगा, है ना। तो जैसे हम फीडबैक देते हैं, मान लो कि कोई समस्या से अगर हम लड़ते हैं, है ना, तो हमारा फीडबैक उसका क्या निकलेगा, तो हम लड़ना सीखेंगे। और अगर कोई समस्या से आप दूर हट रहे हैं तो उसका रिजल्ट, उसका फीडबैक क्या निकलेगा, बुरा निकलेगा, है ना। तो तनाव पर प्रतिक्रिया जो दिया गया है, अगर आप अच्छा सोचोगे तो तनाव दूर होगा, अगर गलत सोचोगे तो तनाव आएगा। तो वो प्रतिक्रिया बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 4 प्रकार का प्रतिक्रिया बताएगी और इसके अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। एक है सकारात्मक प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, अगर हम अच्छे चीज़ों को सोचते हैं, सकारात्मक विचार रखेंगे तो हमारे ऊपर तनाव नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा सकारात्मक प्रक्रिया, इसमें फीडबैक ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, यानी सकारात्मक। नकारात्मक प्रतिक्रिया में जब व्यक्ति क्या होता है, नकारात्मक गलत गलत सोचने लगते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, टेस्ट देने से पहले सोचते हैं कि हम फेल हो जाएंगे। तो ऐसे प्रतिक्रिया, अगर आपका ऐसा फीडबैक रहेगा ना, तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर क्या हो जाएगा, टेंशन आ जाएगा, यानी कि तनाव आ जाएगा। नेक्स्ट अनुकूल। अनुकूल मतलब होता है दोस्तों, उसी के में क्या हो जाना, उसी के अकॉर्डिंग हो जाना, ठीक है। यानी कि सोचने में आपको क्या करना है, बदलाव करना है। जैसे मान लो कि आपके ऊपर कोई समस्या आ गया है, ठीक है। जैसे मान लो कि आप ये सोच रहे हैं कि मान लो कि देखो, मान लो कि ऐसा होता है ना कि अगर आपका कोई चीज़ भूल गया है, खो गया है, ठीक है। अब वहाँ पे टेंशन में आप बने हुए हैं कि वो चीज़ मेरा भूल गया, कब मिलेगा कब मिलेगा, ठीक है, उसके बिना हम नहीं रह पाएंगे, मतलब कोई भी ऐसा चीज़, ठीक है, जो आपको भूल गया। अब वो तो मिलने वाला है नहीं, तो या तो आप अगर टेंशन लोगे तो क्या होगा, इससे तनाव उत्पन्न होगा। तो क्यों ना हम अनुकूलशील बन जाएं, ठीक है, क्या हो जाए, अनुकूलशील बन जाए। मतलब इसका मतलब क्या है कि उसी के अकॉर्डिंग हम बन जाएं, कि चलो भूल गया तो ख़त्म करो उसको, यानी उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर लेना, ठीक है। मतलब घबराना नहीं, उसी के अकॉर्डिंग क्या कर लेना, सेट कर लेना है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग अनुकूलनशील प्रतिक्रिया, ठीक है, अनुकूलनशील प्रतिक्रिया। उसके बाद है रक्षात्मक प्रतिक्रिया। रक्षात्मक प्रतिक्रिया क्या है दोस्तों, यानी कि अपने आप को छुपाने का प्रयास करना। जैसे होता है कि नहीं कल करेंगे, नहीं करेंगे, जैसे आपका तबीयत खराब, आप छुपाते हैं, तो आपको अपने आप को बचाना नहीं है, क्योंकि जब तक आप युद्ध के मैदान में जाएंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं, जब तक आप कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करेंगे तब तक आप कुछ सीखेंगे नहीं, ठीक है। तो हमेशा अपने आप को बचाना नहीं है। रक्षात्मक प्रतिक्रिया का मतलब है यहाँ पे जो अपने आप को व्यक्ति बचाने का प्रयास करते हैं ना, वो आपको बचाना नहीं है, ठीक है। अब जब कितना दिन तक बचाते रहोगे, जितना दिन तक आप बचाते रहोगे उतना दिन आप टेंशन में रहोगे। क्यों ना उस समस्या से हम लड़ें, हो सकता है उसका समाधान मिल जाए, ठीक है। तो ये हो गया इसका, अब एक करके देखते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है कि तनाव पर प्रतिक्रिया देने के लिए विभिन्न तरीकों पर क्या करना है, आपको चर्चा करना है। तो सबसे पहले आता है भूमिका। हर व्यक्ति तनाव का अनुभव अलग अलग तरीके से करता है, सबके पास एक ही जैसा तनाव तो होता नहीं है, और उससे प्रतिक्रिया में भिन्न भिन्न होता है, और उसका भी प्रतिक्रिया क्या होता है, भिन्न होती है। कोई सकारात्मक सोचता है तो कोई नकारात्मक सोच रहा है, कोई अपने तनाव को छुपा रहे हैं तो कोई नहीं छुपा रहे हैं, कोई अनुकूलनशील बना रहे हैं, मतलब उसी में वो अपने आप को समा दे रहे हैं, तो कोई उस चीज़ से बच रहे हैं, ठीक है। तनाव पर प्रतिक्रिया देने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तनाव पर जो प्रतिक्रिया है यानी फीडबैक देने का तरीका अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि हम पॉजिटिव सोचें, हो सकता है कि आप उस चीज़ को नेगेटिव में सोच रहे हैं, है ना। तनाव का सामना करने के लिए व्यक्ति अलग अलग तरीकों का सहारा लेता है। अब देखिए तनाव का क्या होता है पता है, कि अगर व्यक्ति को तनाव का सामना करना तो इसके लिए अलग अलग तरीकों का सहारा लेता है। तनाव का, अगर मेरे ऊपर भी तनाव है, आपके ऊपर भी तनाव है, तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से उसका क्या करते हैं, सहारा लेते हैं। कुछ तरीके, जैसे हम लोग कुछ सकारात्मक सोचता है तो सकारात्मक उसके मन में विचारें आती है, जो नकारात्मक सोचता है वो नकारात्मक विचार आएगा। तो अलग अलग सहारा लेते हैं, कुछ लोग सकारात्मक का तो कुछ लोग नकारात्मक का, है ना। और जो स्थिति को और ख़राब कर सकता है, सकारात्मक सोचते हैं तो अच्छा विचार आता है, यानी तनाव को कम कर सकता है, लेकिन वही नकारात्मक अगर सोचते हैं तो स्थिति को और भी खराब कर सकता है। एक छोटा सा भूमिका था। अब आते हैं तनाव पर प्रतिक्रिया देने के विभिन्न तरीके। पहला सकारात्मक प्रतिक्रिया, नकारात्मक प्रतिक्रिया रहेगा, अनुकूलनशील प्रतिक्रिया और रक्षात्मक प्रतिक्रिया। देखते हैं एक करके क्या है। सबसे पहले आते हैं हम सकारात्मक प्रतिक्रिया, ठीक है। वह प्रतिक्रिया है ना, वह प्रतिक्रिया है जो तनाव को प्रभावी ढंग से संभालने और इससे निपटने के लिए सकारात्मक कदम उठाती है। यानी ये जो सकारात्मक प्रतिक्रिया है ये क्या होता है पता, तनाव को प्रभावी ढंग से संभालती है और इससे निपटारा करती है, क्योंकि अगर हम अच्छे सोचेंगे तो हमारे ऊपर तनाव नहीं आएगा। तो सकारात्मक प्रतिक्रिया तनाव को दूर हटाती है, ठीक है। ये प्रतिक्रियाएं
व्यक्ति को तनावपूर्ण स्थिति को बेहतर ढंग से समझने और उसे नियंत्रण करने में मदद करता है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छी बात समझते हैं, तो हम तनाव को समझ भी पाएंगे कि आखिर तनाव आने का कारण क्या है, तनाव किस वजह से हो रहा है, और उसे हम नियंत्रित भी करेंगे, मतलब उसको हम हटाएंगे भी, है ना। कैसे हमारे ऊपर तनाव आ रहा है उससे हम नियंत्रण करेंगे, उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। ये होगी हमारा सकारात्मक प्रतिक्रिया। तो ये तो मैंने अभी सिर्फ सकारात्मक प्रतिक्रिया के बारे में मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दिया आप लोगों को, इसका परिभाषा दिया। अब इसी का कुछ पॉइंट देखेंगे कि सकारात्मक प्रतिक्रिया में कौन कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे। तो जैसे सकारात्मक सोच, अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, तनाव कम करने में मदद मिलेगा, ठीक है। तो सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास, अपने खुद में विश्वास करना ही क्या है, तनाव को कम करने में मदद मिल सकता है। नेक्स्ट है समस्या समाधान दृष्टिकोण, उसी में आ जाता है। ये सब सकारात्मक वाला में, ठीक है। ये सब जितने भी सारे भी पॉइंट, जितने सारे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ना अभी, ये सब सकारात्मक में आ जाएगा। मतलब हम अभी क्या सोच रहे हैं, सकारात्मक सोच रहे हैं, ठीक है। समस्या समाधान दृष्टिकोण, देखो इस दृष्टिकोण में व्यक्ति तनाव का स्रोत पहचानने और उसे हल करने पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। समस्या समाधान मतलब क्या है कि व्यक्ति तनाव को पहचानने का प्रयास करता है और उससे लड़ने का प्रयास करता है, उसकी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करता है, ठीक है। व्यक्ति तनाव की मूल वजह का पता लगा करके कि आखिर जो तनाव हो रहा है इसका मेन कारण क्या है, और उसका समाधान करने के लिए कदम उठाता है। सीधा सीधी बात है, समस्या समाधान। तो यहाँ भी हम लोग क्या सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, सकारात्मक सोच रहे हैं। ध्यान, ठीक है, ध्यान और योग, ध्यान और योग ये दोनों हमारा एक्सरसाइज होता है। क्या होता है, दोनों का दोनों हमारा क्या है, एक्सरसाइज है, जिससे व्यक्ति क्या कर सकता है, यानी अपने जीवन में उसको करके बिल्कुल जो उसके ऊपर तनाव बना हुआ उसको हटा सकता है। तो ध्यान और योग मन और शरीर को शांति प्रदान करते हैं। ये विधियाँ व्यक्ति को वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करने और तनाव के कारण उत्पन्न हुई मानसिक अशांति को कम करने में मदद करते हैं। देखिए, ध्यान और योग करने से बिल्कुल शांति प्रदान होती है, और जो हमारे ऊपर तनाव का बोझ बना रहता है ना, वो खत्म हो जाता है, और हम मानसिक रूप से बिल्कुल शांत रहते हैं, है ना। और अशांति को कम करता है, शांति को कम करता है मतलब शांति को लाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ध्यान और योग, ठीक है। ध्यान करना और क्या करना, योग करना, ध्यान और योग, ठीक है। देखिए एक ही पॉइंट दो बार लिखा गया, सॉरी, यहाँ पे इसको कट कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है तनाव प्रबंधन तकनीकें, यानी तनाव को प्रबंधन करना, यानी कि मैनेज करना। प्रबंधन मतलब क्या था, मैनेज करना, तनाव को मैनेज करने की तकनीक अपनाना, ठीक है। तो ये भी हमारा सकारात्मक विचार में आ जाएगा ना। तो तनाव प्रबंधन तरीके जैसे कि गहरी सांस लेना, मांसपेशियों को आराम देना और तनाव को स्वीकार करना। तनाव को स्वीकार करो ना, जो आपके ऊपर तनाव आ गया है, जैसे आपका पैसा भूल गया, आपके ऊपर तनाव बना हुआ है, तो उसको स्वीकार कर लो, चलो भूल गए कोई बात नहीं, स्वीकार कर लो, तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। अगर ये सब चीज़ों को आप अपनाएंगे ना, तो तनाव से आप प्रबंधन हो सकता है, मतलब उसको मैनेज कर सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट है समर्थन प्राप्त करना। देखिए कई बार तनावपूर्ण स्थितियों में व्यक्ति को अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मी यानी दोस्तों से क्या होना चाहिए, उससे समर्थन प्राप्त करना चाहिए कि अगर मेरे ऊपर ये तनाव है, टेंशन है, तो उसका समर्थन क्या हो सकता है, उसका समस्या का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो किसी व्यक्ति से हमें सलाह लेना। बहुत लोग सलाह नहीं लेते हैं, ठीक है, कि हम बेइज्जत हो जाएंगे, हमारा बेइज्जती हो जाएगा इस वजह से, लेकिन नहीं, हमें क्या करना चाहिए, किसी से समर्थ लेना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया में व्यक्ति अपनी चिंताओं को दूसरे के साथ साझा करता है, और उससे क्या होता है, वो सलाह देते हैं, उसको सहारा प्राप्त होता है, और उसका तनाव क्या होता है, दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा भी सकारात्मक विचार में इतना सारा हम लोग पॉइंट देंगे। कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों कि जो हम पॉइंट दिए सकारात्मक विचार में वही आप दोगे। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप अपने मर्जी से भी एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। बस 4 जो पॉइंट था प्रतिक्रिया वाला, वो आपको याद रखना है। सकारात्मक प्रतिक्रिया, नकारात्मक प्रतिक्रिया, अनुकूलनशील प्रतिक्रिया और रक्षात्मक प्रतिक्रिया, ठीक है। दूसरा देखते हैं नकारात्मक प्रतिक्रिया। कई बार व्यक्ति तनाव पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है, यानी कि तनाव आता है तो वो गलत सोचने लगते हैं, जो समस्या को हल करने के बजाय और अधिक जटिल बना देता है, समस्या को और अधिक क्या कर देता है, बढ़ा देता है। नकारात्मक प्रतिक्रियाएं व्यक्ति को तनाव से बचाने के जगह क्या करता है, अस्वस्थ की ओर धकेल देता है। मतलब अगर आप नकारात्मक प्रतिक्रिया लाते हैं ना अपने माइंड में, तो तनाव से बचाएगा नहीं, बल्कि आपको और भी अस्वस्थ की ओर धकेल देगा, मतलब स्वस्थ नहीं बनाएंगे, ठीक है, जो लंबे समय तक उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। अगर आप नकारात्मक विचार रखते हैं, नकारात्मक प्रतिक्रिया रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लंबे समय तक आपके मानसिक पर, आपके शरीर पर क्या हो सकता है, बिल्कुल प्रतिकूल प्रभाव, यानी कि बुरा प्रभाव डाल सकते हैं, ठीक है, यानी उसके द्वारा बुरा प्रभाव डाला जा सकता है। अगर आप लंबे समय तक इस चीज़ों से जूझ रहे हैं, नकारात्मक विचार है आपके अंदर, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपके मानसिक और जो शारीरिक स्वास्थ्य है ना, इस पर बहुत गहरा यानी बुरा असर पड़ेगा।
अब देखते हैं नकारात्मक प्रतिक्रिया के अंतर्गत कुछ पॉइंट। इसमें हमेशा नकारात्मक यानी कि हम अच्छी चीज़ नहीं सोचेंगे, इसमें हमेशा नकारात्मक गलत चीज़ सोचेंगे कि हम एग्जाम में जा रहे हैं तो उससे पहले हम सोचेंगे लगता है फेल हो जाएंगे क्या, हम कहीं काम कर रहे हैं डर लगा रहेगा कि हमें कहीं मालिक निकाल ना दे, तो ये सब हमारे नकारात्मक विचार आ जाएगा। ठीक है, टालने की आदत, जो हम लोग टालते कि नहीं काल करेंगे छोड़ो अभी नहीं करेंगे, तो ये भी टालने की जो आदत है ना, ये भी हमारा नकारात्मक ही विचार में आएगा। तो यह प्रतिक्रिया तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति क्या होता है, तनावपूर्ण स्थिति से बचने की कोशिश करता है, यानी वो तनाव में नहीं फंसना चाहता है, कठिन परिस्थितियों में नहीं फंसना चाहता है, और वह समस्या का सामना करने की बजाय उसे टालते रहता है, मतलब उस समस्या का समाधान करने से वो डरता है। ठीक है, उसे टाल देता है, कल करेंगे ना। ठीक है, इससे तनाव और भी बढ़ सकता है। ठीक है, हो सकता है कि उसमें समस्या का सॉल्यूशन करना स्टार्ट करे तो तुरंत समस्या का सॉल्यूशन हो जाए, लेकिन वो टालते रहेगा तो उसको हर दिन टेंशन बना रहेगा, क्योंकि समस्या हल नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। और इससे अगर हम लोग कोई भी चीज़ को टालते हैं तो समस्या हल नहीं होगा बल्कि इससे समस्या और भी बढ़ते जाती है। नेक्स्ट है नशे का सहारा। बहुत लोग क्या कर लेते हैं, नशे का सहारा लेते हैं। ठीक है, इसमें हमेशा गलत चीज़ देखेंगे। तो कुछ लोग तनाव से निपटने के लिए शराब, धूम्रपान या अन्य नशीले पदार्थ का सहारा लेते हैं। लंबे समय तक बने रहने के कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को और खराब कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है चिड़चिड़ापन और गुस्सा। तनाव के कारण व्यक्ति चिड़चिड़ा हो सकता है और छोटे छोटे बातों पर गुस्सा करने लगता है। यह प्रतिक्रिया अक्सर रिश्तों को खराब कर सकता है। अगर चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, तो आपके साथ कौन रहेगा? आप हमेशा लोगों के पास रहते हैं, लोगों के साथ में रहेंगे, चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा, तो आपके साथ कोई बात करना नहीं चाहेगा, है ना, और आपसे दूर हो जाएगा और व्यक्ति के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तीसरा पढ़ते हैं अनुकूलनशील प्रतिक्रिया। अनुकूलनशील प्रतिक्रिया मतलब मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि अगर मेरा पैसा खो गया तो हम टेंशन में नहीं रहेंगे, बल्कि उसी में हम अनुकूल हो जाएंगे, उसी के पक्ष में हो जाएंगे, चलो भूल गए कोई बात नहीं। जब व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए अपने सोचने के तरीके को बदलाव करते हैं कि चलो भूल गया तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर वही सोचेंगे अरे भूल गया तो टेंशन बना रहेगा। तो इसमें सोचने के तरीके में बदलाव करना है और कठिन परिस्थितियों से सामना करने में क्षमता बढ़ाती है। अगर हम अपने सोच को बदल देंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो जो हम टेंशन बना हुआ है, पैसा भूल गया, उससे हम लड़ने में हमारे अंदर क्या होगा, क्षमता बढ़ेगी। चलो भूल गया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आएगा पैसा। तो अगर हम सोच बदलेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमारा तनाव भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अनुकूलनशील प्रतिक्रिया के अंतर्गत कौन कौन सा पॉइंट आएगा। स्वीकार करना, स्वीकार कर लो ना कि भूल गया पैसा तो भूल गया, है ना। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें तनाव को कम नहीं किया जा सकता है। तनाव को कम नहीं किया जा सकता, जैसे पैसा भूल गया। अब ऐसा तो नहीं कि आप फिर से पैसा पा लोगे तब तनाव दूर हो जाएगा। पैसा भूल गया तो बहुत कम ही चांस है कि आप फिर से पैसा पाओगे, तो ये तो आपका तनाव दूर नहीं होने वाला है। ठीक है, ये तो नहीं है कि आपका मम्मी गई है कहीं मार्केट में तो फिर मम्मी आ जाएगी तो तनाव खत्म हो जाएगा। ये तो आपका पैसा भूल गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे? ऐसे कंडीशन में यही करोगे कि इस स्थिति में व्यक्ति को उसे स्वीकार कर तनाव कम करना चाहिए, कि उसे स्वीकार कर लो कि हाँ भूल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तभी तनाव कम हो सकता है। नेक्स्ट है रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेना। देखो बहुत लोग देखना कि जब आप टेंशन में रहते हैं तो कुछ चीज़ कलाकारी करो, कुछ छापो, कोई काम करो, मतलब अपने हाथों से कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहो। और जो अपने हाथों से कुछ एक्टिविटी करते हैं हम लोग उसी को बोलते हैं रचनात्मक गतिविधि। तो रचनात्मक गतिविधि में शामिल होना, जैसे चित्रकार करना, संगीत के बारे में कुछ सुनना या तो संगीत गाना, ठीक है, लेख लिखना, तनाव को कम करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। जो अपने शरीर के द्वारा कुछ भी आप कीजिए, आपको मन लगने लगेगा उसमें, ठीक है, और तनाव आपका माइंड में जो टेंशन बना वो खत्म हो जाएगा और व्यक्ति तनाव से दूर रह सकता है। नेक्स्ट है रक्षात्मक प्रतिक्रिया। लोग क्या करते हैं, अपने आप को रक्षा करते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं कि कल करेंगे, है ना। कभी कभी व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति का सामना करने के बजाय खुद को बचाने या छिपाने की प्रवृत्ति अपनाता है। इसे रचनात्मक प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जो अक्सर स्थिति को हल करने में सहायक नहीं होता है। अगर आप टाल रहे हो, अपने आप को बचा रहे हो, तो क्या इसे स्थिति क्या आप हल हो पाएगा? जो आपके अंदर समस्या बना हुआ है वो क्या हल होगा? नहीं होगा। कभी कभी तनाव को और भी बढ़ा सकती है और ये तनाव को और भी बढ़ा देती है अगर आप अपने आप को छुपा रहे हैं तो। इसमें देखिए कौन कौन सा जगह, दोषारोपण। पहला है कि आप किसी दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, हम नहीं थे वहाँ पे, वो था, उसको जाके पूछो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बचा रहे हैं, ठीक है, और दूसरों को दोष दे रहे हैं। तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया में व्यक्ति अपने तनाव के लिए दूसरे को दोषी ठहराते हैं, जिससे समस्या का हल नहीं निकलता बल्कि स्थिति और भी बिगड़ जाती है। वो आपके बदले आप उसके बदले। नेक्स्ट है नज़रअंदाज करना, कोई भी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना।
तो कई बार लोग समस्या से बचने के लिए क्या करते हैं, उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, जैसे स्थिति को और जटिल बना सकता है, और जैसे कि ये क्या हो जाता है, स्थिति और इससे और भी जटिल बन जाता है। बात करते हैं निष्कर्ष पे। तो तनाव पर प्रतिक्रिया देने के विभिन्न तरीके होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 4 तरीका देखा, जो व्यक्ति के मानसिक और अनुभव पर निर्भर करता है कि आप क्या उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं कि नकारात्मक सोचते हैं, है ना। सकारात्मक प्रतिक्रियाएं तनाव को कम करने में क्या होता है, सहायक होते हैं। जो सकारात्मक प्रतिक्रिया है वो तनाव को कम करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, एक सकारात्मक प्रतिक्रिया हो गया और एक अनुकूलनशील प्रतिक्रिया भी हमें तनाव कम करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इस प्रकार से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। कैसा लगा वीडियो? नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात है दोस्तों, तनाव सहनशीलता वाला, ठीक है, और योग कैसे तनाव प्रबंधन में सहायक होता है, और जो 5 मार्क्स वाला, यानी 5 मार्क्स वाला एक ए क्वेश्चन, एक ए क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन जो बच गया उसको मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में करवा दूंगा। ठीक है।